तो आप सबने ये कभी जरूर सोचा होगा कि काश हमारे पास भी कोई ऐसा सिस्टम हो जिसका यूज करके हम पैसा छाप सकते हो। और यही हुआ हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ। जहां वो पहले एक कॉर्पोरेट स्लेव था, अब वह सिस्टम का यूज करके अंधाधुंध पैसा छाप रहा है। और उसने कैसे उन लोगों को सबक सिखाया जो उसे हमेशा नीचा दिखाते थे। तो चलिए देखते हैं कैसे वो एक गरीब आदमी से एक बिजनेस टाइकून बना। हमारी कहानी शुरू होती है जब एच सिंह वांग अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांग रहा होता है, क्योंकि उसे एक फैमिली इमरजेंसी हैंडल करनी है। लेकिन उसके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोशिश भी करता है कि अगर कुछ काम छूट गया तो वो वापसी पर पूरा कर देगा। उसे बस कुछ दिनों की जरूरत थी। बिना अपने फोन से नजर उठाए मैनेजर ने कहा कि उनकी डिपार्टमेंट शॉर्ट स्टाफ्ड है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि किसी फ्यूनरल के अलावा कोई और लीव अप्रूव नहीं होगी। मैनेजर का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, क्योंकि वो एक प्रिटी लेडी की लाइव स्ट्रीम पर डांस देखने में लगा हुआ था। हाँ, वो उन लोगों में से है जिन्हें हम कहते हैं क्यूमर्स। और वो कोई साधारण कमर नहीं था, बल्कि हाई रोलर था जो अपनी फेवरेट स्ट्रीम्स को टन्स ऑफ कैश डोनेट करता है। जैसे ही उसने एक रॉकेट शिप भेजा, लाइव स्ट्रीम एकदम से और एनर्जाइज्ड हो गई और म्यूजिक और डांस और इंटेंस हो गया। इस बीच शिंग वांग अपने दिल की बात कह रहा था अपनी बीमार मां के लिए, जिसे कोई देखभाल करने वाला चाहिए था। लेकिन क्रूल मैनेजर ने सजेशन दिया कि शिंग वंग का पिता उसकी मां की देखभाल करे, और अगर वो नहीं कर सकता तो आसपास के रिश्तेदारों को ये रोल निभाना चाहिए। अगर उसकी मां की हालत क्रिटिकल होती तो शायद रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती। उसी वक्त स्ट्रीम पर प्रिटी लेडी ने अपने बिग ब्रदर यानी मैनेजर को थैंक किया कि उसने इतना महंगा रॉकेट भेजा। ऐसे बेकार बॉस को देखकर जो अपने एम्प्लॉइज की परवाह नहीं करता, शिंग वंग का गुस्सा बढ़ गया। मैनेजर ने कॉन्डेसेंडिंग टोन में इंसिस्ट किया कि शिंग वंग को कुछ सैक्रिफाइसेस करने चाहिए अगर वो कंपनी में ऊपर बढ़ना चाहता है, बजाय इसके कि एक्सक्यूजेस बनाकर छुट्टी मांगे। उनकी न्यू मीडिया इंडस्ट्री में समय पर काम करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पहले न्यूज ब्रेक कर दी तो उनकी डिपार्टमेंट की फ्यूओ मंसू सफर करेगी। तो शिंग वांग ने प्रपोज किया कि वो घर से काम करेगा और पूरे वक्त कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन मैनेजर इतना अनफॉरगिविंग था कि उसने उसे ये भी ऑप्शन नहीं दी। वो शिंग वांग से तंग आ चुका था और सीधे कहा कि क्विट कर दो और फाइनेंस डिपार्टमेंट से अपनी पेमेंट सेटलमेंट कर लो और निकल जाओ। दुर्भाग्य से शिंग वांग ने एक थर्ड टियर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और कंपनी ने उसे सिर्फ डिमांड के कारण हायर किया था। उनके ज्यादातर आवेदक पहली श्रेणी के विश्वविद्यालय से होते थे और वो हमेशा से एक्सपेंडेबल था। ट्रेंड्स इंतजार नहीं करते और न ही उसकी जॉब करेगी। मैनेजर ने स्ट्रांगली एडवाइस दी कि शिंग वांग फिर से सोच ले, इससे पहले कि वो दोबारा छोड़ने की बात करे। तो यही शिंग वांग ने किया। उसने एक सिगरेट जलाया और सोचना शुरू किया। उसकी थिंकिंग को इंटरप्ट किया उसके फोन की जोरदार रिंगटोन ने। दूसरी तरफ उसका पिता था जो पूछ रहा था कि क्या वो घर वापस आ सकता है। दरअसल उसकी मां के मेडिकल बिल्स अभी तक सेटल नहीं हुए थे। हॉस्पिटल अभी तक फ्लेक्सिबल था, लेकिन अब और देर नहीं हो सकती थी। पिता पिछले कुछ दिनों से एक्सक्यूजेस दे रहे थे और हॉस्पिटल अब पेमेंट के लिए जोर डाल रहा था। या तो पैसे जमा करो या डिस्चार्ज हो जाओ। ये बात समझ में आती थी कि पिताजी एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में थे। दूसरी तरफ शिंग वंग को लगने लगा कि उसके पिता घर पर किसी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं। उसने कहा कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा और मेडिकल फीस में मदद करेगा। लेकिन पिताजी ने ट्रेडिशनल अंदाज में उसे बताया कि उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ फंड्स उधार लिए हैं, साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर कर रही है। फिर भी शिंग वांग शॉर्टफॉल कवर करना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार को किसी रिश्तेदार का कर्ज चुकाना पड़े। बड़े बेटे होने के नाते वो इस फाइनेंशियल मैस को खुद हैंडल करना चाहता था। हालांकि पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका नया ग्रेजुएट बेटा, जो कि एक महंगे शहर में काम कर रहा है, उस पर कोई भी बर्डन हो। वो चाहते थे कि शिंग वंग सिर्फ अपने बारे में सोचे और घर की चिंता न करे। शिंग वंग 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा था। एक महीने की सैलरी 5,000 थी। वो अपने रूममेट के साथ बंक बेड शेयर करता था और एक बहुत ही फ्रूगल लाइफ जीता था। इसके बावजूद उसने सिर्फ 50,000 बचाए थे। कम से कम इतनी राशि तो उसकी मां के मेडिकल बिल्स को कुछ समय के लिए कवर करने के लिए काफी होनी चाहिए। हैंग शिंग वांग ने 20 साल से ज्यादा समय बिना किसी गलत कदम के जी लिया था। आज वो इसे बदलने वाला था। उसने फैसला किया कि वो इस घटिया अमानवीय कंपनी से रिजाइन करेगा और कहीं और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए उसकी अगली डेस्टिनेशन थी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। 20 मिनट बाद उसकी स्टेटस ऑफिशियली अनएम्प्लॉयड हो गई। उसने अपनी मर्जी से यह डिसीजन लिया था, लेकिन जॉब न होने का एहसास उसके चेहरे पर एक कड़वा मुस्कान ला गया। इस समय के जॉब मार्केट और इकोनॉमिक क्लाइमेट में बिना दूसरी जॉब लाइंड अप किए रिजाइन करना रेकलेस था, लेकिन उसे बचा लिया गया अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम अनलॉक होने पर। अपने एंसेस्टर्स की विशेस के खिलाफ डिसीजन लेने पर जॉब छोड़ने के लिए वंग को रिवॉर्ड में 88,888 युआन मिले, जो करीब $1,22,000 के बराबर थे। शिंग वांग वहीं रुक गया। वो बस अपने काम में लगा हुआ था जब अचानक उसके सामने एक गोल्डन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया। पहले उसे लगा कि कोई आसपास वीडियो तेज आवाज में चला रहा है जो उसके दिमाग में बज कर रही थी, लेकिन उसके सामने जो इंटरफेस था उसने एक्सप्लेन किया कि उसे अपनी रिवॉर्ड मनी चेक करनी चाहिए
और फ्रीली इंडल्ज करना चाहिए। जितना ज्यादा वो खर्च करेगा उतना ही ज्यादा पैसा उसे मिलेगा। अमीर और अमीर होते जाते हैं। अपने कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे अपना फोन पॉकेट से निकाला। नोटिफिकेशन आया कि 88,888 युआन सक्सेसफुली उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं। पहले तो उसके अंदर का स्केप्टिक ये सोच रहा था कि ये कोई न्यू एज स्कैम है या कुछ और, लेकिन टेक्स्ट मैसेज ऑफिशियल था और उसके अकाउंट में पैसे सच में बढ़ गए थे। उसने अपने अकाउंट में उस रकम को पाया। अब इसमें कोई शक नहीं था, उसने सिस्टम को सच में अवेकन कर दिया था। अब बस ये देखना बाकी था कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और क्या ये एब्सोल्यूट फ्रीडम का सिस्टम सच में उसकी मदद कर सकता है। उसे हर चीज प्रैक्टिकली टेस्ट करनी होगी। उसके थॉट्स को एक औरत की आवाज ने इंटरप्ट किया जो पूछ रही थी कि वो क्या सोच रहा है। जो लड़की उसे पुकार रही थी वो हावन थी, एक ब्लॉगर जिसके 8 मिलियन फैंस थे। वो जानना चाहती थी कि क्या उसने उसके स्ट्रीम का शेड्यूल तैयार किया है। हावन के 8 मिलियन फैंस होने की एक वजह थी, उसकी खूबसूरती और चार्म में बहुत पावर थी। उसे देखते ही शिंग वांग के थॉट्स कहीं और ड्रिफ्ट हो गए और उसने ठीक से सुना ही नहीं कि वो क्या कह रही थी। उसकी कंफ्यूजन को नोटिस करते हुए हावन ने पूछा कि क्या उसने आखिरकार अपनी बड़ी बहन को एक लड़की के रूप में देखना शुरू कर दिया है। शिंग वांग ने इसे यूजुअल तरीके से एक मजाक समझा और टाल दिया। हावन ने कहा कि उसे ज्यादा ऑपरेशनल रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि हाल ही में उसके हाईएस्ट पेइंग फैंस ने कम पे करना शुरू कर दिया है। इससे पहले शिंग वैंग हमेशा उसके स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्ट को ऑनलाइन मैनेज करता था। वो रियल लाइफ में सबसे अट्रैक्टिव डांस गॉडेस मानी जाती थी, लेकिन वो काफी फ्रेंडली थी और उसमें घमंड नहीं था। उसकी एक खासियत ये थी कि वो अक्सर मजाक करती थी, जो उसकी स्ट्रेंथ और फ्लॉ दोनों थी। ये हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन अब उसने जॉब छोड़ दी थी और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। उसने हावन को इन्फॉर्म किया कि कंपनी उसके लिए किसी और मैनेजर को ढूंढ लेगी। लड़की ने वरीड होकर पूछा कि उसने इतना सडन डिसीजन क्यों लिया। शिंग वैंग को कुछ हद तक उसकी चिंता समझ में आई। भले ही हावन दूसरों को नीचा नहीं समझती थी, लेकिन वो उसे खास तौर पर बेहतर ट्रीट करती थी क्योंकि वो उसका ऑपरेटर था। वो उसके साथ काम करना सबसे आसान मानती थी, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो रहे थे और हमारे हीरो की नजर में यहां और कुछ कहने को नहीं था। शिंगवांग फाइनली पूरी तरह से रियलिटी में वापस आ गया, लेकिन हावन इतनी इजीली हार मानने वाली नहीं थी। अपनी विच्ची चार्म्स का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि वो सिर्फ उसके साथ काम करना प्रेफर करती है और किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। शिंग वांग की सैनिटी एक पल में गायब हो गई। उसे पता था कि वो चार्म हो गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसी वक्त हावन ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आज शिंग वांग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। आमतौर पर वो हमेशा उसके साथ खेल में शामिल हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उसने सैडेंड वॉइस में पूछा कि क्या वो सच में उसे छोड़कर जाना चाहता है। ये बात पुराने शिंग वंग पर काम कर सकती थी, लेकिन अब हमारा हीरो एक पूरी तरह से अलग इंसान बन चुका था। अब वो उसकी दिखावटी बातों से बेवकूफ नहीं बनने वाला था। शिंग वांग ने जवाब दिया कि वो एक लंबी छुट्टी लेना चाहता है। हावन ने एक बार फिर से अपनी चार्म से उसे सिड्यूस करने की कोशिश शुरू की और सच कहें तो वो इसमें काफी अच्छी थी। शिंग वांग को बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब डिसीजन लिया जा चुका था। उसके पास एक सिस्टम था जिससे वो बिलियनियर बन सकता था। इतने पैसे के साथ वो ऐसी 10 ब्यूटीज पा सकता था। आखिरकार होश में आते हुए शिंग वांग ने जवाब दिया कि हावन को अपनी नोज का मेकअप ठीक कर लेना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। हावन, जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना था, शॉक हो गई। उसे ये बात इम्पॉसिबल लगी, लेकिन फिर भी वो इसे खुद चेक करने भागी। आखिरकार हावन को लगने लगा कि शिंग वांग की बात सच है और उसकी नोज का मेकअप सच में थोड़ा टेढ़ा है। ब्रॉडकास्ट जल्द ही शुरू होने वाला था, इसीलिए इसे ठीक करने के लिए बहुत कम समय था। उसी समय शिंग वांग के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई जिसमें सिस्टम ने उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ की। उसने खुद को एक चेन डॉग बनने से मना किया और अपने सच्चे फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। इसके लिए उसे 23,000 युआन का रिवॉर्ड मिला। शिंग वांग फिर से शॉक्ड हो गया कि उसने इतनी छोटी सी चीज की और उसे इतनी बड़ी रकम मिल गई। अगर उसने अपने पुराने बॉस को घुटनों पर रेंगने पर मजबूर किया तो उसे क्या मिलेगा, लेकिन इसके बारे में सोचना अभी जल्दबाजी थी। पिछले बार की तरह ही पैसे फिर से उसके अकाउंट में आ गए और अब उसका बैलेंस 1,62,000 युआन हो चुका था। अब शिंग वांग को समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब उसे खुद को ओपनली एक्सप्रेस करने में डरने की जरूरत नहीं थी। वो जो चाहे कर सकता था और उसे इसके लिए पैसे मिलेंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है। उस दिन धरती पर एक और डेविल पैदा हो गया। उस खूबसूरत कन्या ने एक्चुअली मैं उसे थैंक यू कहा उसकी नाक को पॉइंट आउट करने के लिए। उसने ये भी मान लिया कि अब वो अपनी राह पर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद जताई कि फ्यूचर में कभी साथ काम करने का मौका मिलेगा। इतनी गॉर्जियस औरत ने उसे अपने करियर के लिए बेस्ट विशेस दी, बिना गुस्सा हुए कि उसने उसे एक्सपोज कर दिया था।
वो इतनी काम क्यों थी? शिंगवांग सोचने लगा कि क्या वो फेक कर रही थी या सच में नेचुरली ऐसी थी। ऊपर से उसने उसे एक फेयरवेल डिनर पर इनवाइट भी किया, इतने टाइम तक उसे टेक्निकल चीजों में मेंटोर करने के लिए। हावन ने यह भी ऑफर किया कि वो अपने इंडस्ट्री के कुछ बड़े बॉसेस से उसकी नई नौकरी ढूंढने में मदद कर सकती है, क्योंकि उसे उसकी स्किल्स पर पूरा भरोसा था। उसने देखा था कि वो किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से नहीं आया था, लेकिन फिर भी शायद वो इतनी कनिंग नहीं थी, वो सच में डिसेंट इंसान थी। शिंगवांग ने डिनर इनविटेशन रिवर्स कर दिया और उसे डिनर पर ट्रीट करने का ऑफर किया। नेचुरली उसने थोड़ा वरी किया कि शायद वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन शिंगवांग ने हंसते हुए कहा कि अब तो उसने जॉब छोड़ दी है, अब उसे स्टिंजी रहना बंद करना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में फिर साथ काम करें, तो ये डिनर एक एडवांस थैंक्स समझ लो। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह काम छोड़ के जा रहा था और उन्होंने एक दूसरे को अभी तक प्रॉपरली जाना भी नहीं था। चूंकि शिंगवांग ने ऑलरेडी अपना सामान पैक कर लिया था और जाने को तैयार था, तो फिर वर्क के बाद डिनर परफेक्ट लगेगा। शिंगवांग बिल्डिंग से बाहर निकला और अब उसका वॉक और ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो नया इंसान बन चुका था और अब दुनिया को नए नजरिए से देखने के लिए तैयार था। पहले अगर वो वॉक कर सकता था तो कभी बस या मेट्रो नहीं लेता था। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ा तो कभी टैक्सी नहीं करता था। अगर 11 बजे तक ओवरटाइम करता तो किसी के साथ राइड शेयर कर लेता। लेकिन अब जब उसने अपने बैंक अकाउंट में पैसे देखे और जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज उसके सामने खुली थीं, वो सब बदलने वाला था। पहले जब वो रात के डेड आवर्स में राइड शेयर करता था, वो भी उसके लिए लग्जरी थी। आज उसने सोचा कि सबसे एक्सपेंसिव राइड लेता हूं और प्रॉपरली स्प्लर्ज करता हूं, जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था। ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक क्लीन लुकिंग सिल्वर कार उसके पास आ गई। ड्राइवर ने सूट पहना हुआ था और काफी पर्सनेबल था। ये वो चीज थी जो आपको डीडी प्रीमियम राइड पर मिलती है। शिंग वांग के सिस्टम ने क्वाइटली उसे 50,000 का रिवॉर्ड दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने बिना प्राइस देखे राइड ली थी। गाड़ी के स्लीक लाइंस और इंजन की स्मूथ आवाज किसी के भी अंदर एक्साइटमेंट भर सकती थी। उसे याद आया कि पहले वो राइड शेयर करता था, कभी कभी मिडनाइट तक वेट करता था, सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। अब उसकी करंट सिचुएशन उससे लाइट ईयर्स आगे थी। उसने सच में सोशल क्लास में एक जाइगेंटिक लीप ले लिया था। आज से वो बिल्कुल डिफरेंट इंसान बनने वाला था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए उसे कार में बैठने के लिए कहा। उसका गंतव्य स्थान पाउसिंग रोड इंटरसेक्शन था, एक जगह जिसका नाम था लाओक्सियंग जान बिंग पैनकेक शॉप था। कॉन्फर्मेशन के बाद ड्राइवर ने गैस पर पैर रखा और लोकेशन की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। बैक सीट में बैठा शिंगवंग आराम से एक्सपेंसिव गाड़ी के एक्सेलरेशन का मजा ले रहा था। टेल पाइप से धुआं निकल रहा था और ड्राइवर अपने इंप्रेसिव ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहा था। ज्यादा टाइम नहीं लगा और शिंगवंग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। गाड़ी से उतरते ही उसे एक नई सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस हुई, अब जबकि उसके पास रियलिटी और कैपिटलिज्म के चीट कोड्स अनलॉक हो गए थे। पैनकेक शॉप की एल्डरली लेडी प्रैक्टिकली उसे जानती थी। उसे यह भी पता था कि उसका यूजुअल ऑर्डर जैन बिंग बिना एग और सॉसेज का था, लेकिन आज सब अलग था। आज उसे एग चाहिए था। सच में अब वो जितने चाहे एग्स अफोर्ड कर सकता था, लेकिन दो काफी थे और उसे चाहिए थे प्योर मीट सॉसेजेस, कोई लाउजी स्टार्च सॉसेजेस नहीं। आसपास के लोग उसके लैविश ऑर्डर से इंप्रेस हो गए थे। जब उसका मंथली सैलरी 5,000 था, तब उसने 800 रेंट पे दिया और सिर्फ 20 युआन प्रतिदिन भोजन पर खर्च किए, और 8 युआन का प्लेन जैनबिंग उसे स्टारवेशन से कई बार बचा चुका था। लेकिन उसने कभी भी एग्स ऐड करने की हिम्मत नहीं की। आज वो सब कुछ खुलकर एंजॉय कर सकता था। सिर्फ 15 युआन की चीज के लिए लाइन में खड़े रहना भी उसके लिए एक लेवल अप था। उसने चाहा कि उसके आसपास के लोग एनवी और जेलसी फील करें जब वो उसके 2 एग्स और प्योर मीट सॉसेज देखें, और ऐसा ही हुआ। लड़कियां ब्लश कर रही थीं और लड़के सोच रहे थे कि कब वो ऐसा फ्लेक्स कर पाएंगे। इस छोटे से स्टंट ने उसे सिस्टम से और 20,000 का रिवॉर्ड दिलवाया। स्टॉल से दूर जाते हुए, अच्छा खाना मंच करते हुए, शिंग वंग ने खूबसूरत आफ्टरनून का मजा लिया और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान थी। उसने खुद से वादा किया कि नेक्स्ट टाइम वो अपने ऑर्डर में 5 अंडे ऐड करेगा। जब वो स्टूडेंट था, शिंग वांग इतना ब्रोक था कि वो किसी तरह की एंटरटेनमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब उसने जॉब ज्वाइन की, तब भी उसके पास ना पैसे थे न वक्त। अब तो उसे ये भी नहीं पता कि नॉर्मल लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। एमलेसली वॉक करते हुए वो एक फेमिलियर बिल्डिंग के पास आ गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्राइक किया, जैसे जिमी न्यूट्रॉन की ब्रेन ब्लास्ट होती है। वो ये कैसे भूल गया? अब उसके पास इतने पैसे हैं तो वो उन रिच प्रिक्स की तरह जी सकता है जो मॉल में बिना प्राइस टैग्स देखे शॉपिंग करते हैं। जहां तक उसे पता है, उसे आज हावन को डिनर पे ले जाना है। हाई एंड रेस्टोरेंट्स आजकल ड्रेस कोड्स पर बहुत ध्यान देते हैं। उसकी अलमारी में तो ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे। तो उसने शॉपिंग मॉल में एंटर किया और डिसाइड किया कि आज वो करेगा जो उसने कभी नहीं किया था। भीड़ के बीच उसने शॉप्स और उनके स्टोर फ्रंट्स की तरफ देखा, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। बिना सोचे समझे वो एक ऐसे मैसिव मॉल में आ गया था जहां लग्जरी की खुशबू फैली हुई थी। हर स्टोर पर ब्रांड नेम्स इंग्लिश में लिखे हुए थे और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो देख क्या रहा है। शिंगवांग यहाँ पैसे उड़ाने के इरादे से आया था,
लेकिन अब उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। उसने एक फैमिलियर ब्रांड ढूंढने की कोशिश की, कुछ एडिडास जैसा, लेकिन ऐसे स्टोर्स इस मॉल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं थे। शिंग वांग ने खुद को इधर उधर क्लूलेसली देखने से रोका। जिंदगी में उसका चीट कोड होने के बावजूद वो छोटी सोच रखे हुए था, जबकि वो आराम से सब कुछ अफोर्ड कर सकता था। तभी उसकी नजर लुई विटन के प्रीमियम लुकिंग स्टोर फ्रंट पर पड़ी। स्टोर के अंदर के अटेंडेंट्स ने उसे देखा, लेकिन किसी ने भी उसे असिस्ट करने की जिम्मेदारी नहीं ली। सीनियर अटेंडेंट ने शिंग वांग को एस्टेब्लिशमेंट में घुसते ही देखा। उसका कस्टमर सर्विस में रिच एक्सपीरियंस उसे यह आकलन करने में मदद करता था कि कौन कितना खर्च कर सकता है। शिंग वांग के करंट गेटअप को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि उसकी हेयर प्रोफेशनली स्टाइल्ड नहीं है। उसने काफी सस्ते कपड़े पहने हुए हैं, उसका फोन पुराना मॉडल है और उसके ज्यादातर कपड़े डिस्काउंट गुड्स की तरह लग रहे थे। इन अदर वर्ड्स, ब्रोक बॉय स्पॉटेड। अटेंडेंट्स ने एक साइलेंट अग्रीमेंट किया कि वो ऐसे कस्टमर को असिस्ट नहीं करेंगे जो शायद कुछ भी खरीदने की हैसियत नहीं रखता। शिंगवंग धीरे धीरे ये समझने लगा जब उसने देखा कि कोई भी अटेंडेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। श्योर, उसने एडमिट किया कि वो इस वक्त ब्रोक दिख रहा था, लेकिन उनकी स्नॉबिशनेस बहुत ज्यादा ऑब्वियस और नकारात्मक थी। तो उसने बोलना शुरू किया और एक्सप्लेन किया कि वो काम से थक गया है और उसे ब्राउजिंग करने का टाइम नहीं है। उसे बस 1,50,000 के वर्थ का कुछ खरीदना था और निकल जाना था। लेकिन क्योंकि ये सेल्स लेडीज पॉम्पस होकर उसका टाइम वेस्ट करना चाहती हैं, शायद वो हर्मिस स्टोर चला जाएगा जो नेक्स्ट डोर था। ये सुनते ही अटेंडेंट्स अलर्ट हो गए। उन्हें शायद गलती से एक पोटेंशियल कस्टमर को गलत आंक लिया था, इसलिए जल्दी ही सारे अटेंडेंट्स उसके पास आ गए। अब वो उसे प्रिटी स्माइल्स देकर पूछने लगे कि सर, आपको क्या चाहिए। कुछ ने तो उसे बैठने और चाय पीने का ऑफर तक दे दिया जब तक वो स्टोर का कलेक्शन ब्राउज कर रहा था। ये पहली बार था जब शिंग वंग को पता चला कि पैसे वाकई बोलते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं। जब तक उसकी शॉपिंग खत्म हुई, वो पूरी तरह से नए फ्लैशी कपड़ों में ड्रिप्ड आउट हो चुका था। उसकी ऑरा भी निस्संदेह काफी ऊपर जा चुकी थी। उसे यह भी पता चला कि लग्जरी स्टोर्स में रिच कस्टमर्स के लिए सर्विस फर्स्ट क्लास होती है। आपको अपने बैग्स भी खुद नहीं उठाने पड़ते, कोई और आपके लिए उठाता है। जो लड़की उसका सामान उठा रही थी, उसने चीयरफुली और पोलाइटली उसे महीने के अंत में एक ज्वेलरी अप्रिसिएशन इवेंट के लिए इनवाइट किया और उसने वादा किया कि अगर टाइम मिला तो वो जरूर आएगा। उसने ये भी प्रपोज किया कि वो उसके बैग्स को उसकी रेजिडेंस तक डिलीवर कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे खुद चीजें करना पसंद था। ये कहते हुए उसने लेडी से बैग्स लिए विद अ रिफ्रेशिंग स्माइल एंड ब्रिलियंट एनर्जी। लेडी ने उसे रिस्पेक्टफुली शुभकामनाएं दी रास्ते में जब वो शॉपिंग मॉल से बाहर जा रहा था। शिंगवंग ने कुछ लेडीज को ओवरहियर किया जो बात कर रही थीं कि वो एलवी और हर्मेस जैसे लग्जरी ब्रांड कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। उसने अपने वार्डरोब पिकअप्स की तरफ देखा और मुस्कुराया। कल तक वो भी इतने महंगे कपड़े खरीदने का सपना नहीं देख सकता था, आज उसे और खर्च करने का इंतजार था। सिस्टम ने देखा कि उसने अपनी 3 साल की प्रीवियस सैलरी एक बार में खर्च कर दी। ये उसकी पहली बड़ी अचीवमेंट थी और इसे 6,60,000 का विन रिवॉर्ड मिला जो लगभग $90,000 था। सच में, जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा कमाओ। एक पेनी पिंचिंग ब्रोक बॉय से अब वो सिर्फ थोड़ा सा दूर था मिलियनेयर बनने से। अब उसे बस हार्ड वर्क करना था और लग्जूरियस लाइफ जीनी थी। शिंगवंग अब कंजूस नहीं बन सकता था और पहले जहां वो सस्ता फास्ट फूड चुना करता था, अब उसने शहर का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट चुना, लिंग वेस्टर्न। फॉर सच अ रेस्टोरेंट हमारे हीरो ने ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएटली ड्रेस किया था। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार उसकी अपीयरेंस ब्राइट और लग्जूरियस थी। एंट्रेंस पर उसे तुरंत एक खूबसूरत वेट्रेस ने ग्रीट किया और उसे रिजर्व्ड प्राइवेट रूम तक गाइड करने का ऑफर दिया। शिंगवंग थोड़ा जल्दी आ गया था और हावन अभी भी अपने काम में बिजी थी, इसलिए वो एंट्रेंस पर वेट करने वाला था। लेकिन वेट्रेस ने उसे अश्योर किया कि इंपॉर्टेंट गेस्ट्स को यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट रूम मेन हॉल से अलग था और वो वहाँ आराम से बैठ सकता था, कुछ डिसर्ट्स ले सकता था जब तक उसके दोस्त ना आ जाएं। ऐसी प्रेस्टिजियस जगह पर ऐसा स्वागत शिंगवांग के लिए काफी अनयूजुअल था। सच में, कपड़े आदमी में बहुत फर्क दिखा देते हैं। जब वो प्राइवेट रूम में एंटर हुआ तो वहां पहले से ही डिजर्ट्स और चाय टेबल पर रखे हुए थे। अगर उसे कुछ और चाहिए होता तो वो बस बेल बजा सकता था। वेट्रेस उसे डिस्टर्ब करने वाली नहीं थी और वो आराम से अपना मील एंजॉय कर सकता था। प्राइवेट रूम से व्यू बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। शाम का शहर स्पेशली खूबसूरत लग रहा था। ये पहली बार था जब शिंग वांग ने शहर को 430वें फ्लोर की हाइट से देखा था। आज के दिन हमारे हीरो ने प्रैक्टिकली ये साबित कर लिया था कि जैसे ही आपके पास पैसे होते हैं, आप सबसे अच्छी सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आपके पास पैसे होते हैं, आप उन हाइट्स पर खड़े हो सकते हैं जो दूसरों के लिए अनरीचेबल हैं। अब वो सारी लॉन्ग हेल्ड फैंटेसीज और ड्रीम्स जो शिंग वंग के मन में थीं, आखिरकार पूरी हो सकती थीं। लेकिन उससे पहले उसने जल्दी से घर पैसे ट्रांसफर किए, थोड़ा सा, ताकि उसके पिता को शॉक न लगे। उसने सिर्फ 1 लाख भेजे। अगर उसके पिता ने पैसे के ओरिजिन के बारे में कोई सवाल किया तो हमारा हीरो बस इतना कह देगा कि ये पार्ट टाइम जॉब की सेविंग्स थीं। ये बिलीवेबल था और उसके पिता और माँ ज्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। मीनवाइल हमारा हीरो आराम से रेस्टोरेंट में चिल कर रहा था। हावन पूरी तरह से पसीने में डूबी मेहनत कर रही थी।
वो कस्टम डांसेस परफॉर्म कर रही थी और डोनेशंस की बारिश हो रही थी। उसे आराम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके ब्रॉडकास्ट्स को इतने ज्यादा व्यूज मिलते थे। समझ रहे हो ना? शिंगवांग ने रेस्टोरेंट का नाम और लोकेशन भी फॉरवर्ड कर दी थी, लेकिन जाहिर है उसने मैसेजेस नहीं पढ़े क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। फैंस उसे एक के बाद एक डोनेशन रॉकेट भेज रहे थे और हावन उन सब की बहुत आभारी थी। लेकिन अब रैप अप का टाइम हो गया था। आज के लिए इतना ही काफी था और व्यूअर्स को अगले दिन फॉलो अप देखने को मिलेगा। आखिरकार ये सारी मैडनेस खत्म हुई और एक थकी हुई और पसीने से लथपथ हावन आराम से बैठ पाई। पर अफसोस, ये आराम ज्यादा देर तक नहीं चला। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसके फ्रेंड्स आ गए। वो लोग डिनर पर साथ जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन हावन ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उसके पास इवनिंग के लिए पहले से प्लान्स थे। एक दोस्त को तुरंत शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और हावन उनसे कुछ बड़ा सीक्रेट छिपा रही है। आखिर वो किसके साथ डिनर पर जा रही थी? कहीं उसका कोई अमीर फैन तो नहीं था? हावन को उन्हें निराश करना पड़ा। उसने कहा कि वो बेवजह बकवास करना बंद करें। वो तो खुद उस लड़के को जानती है। ये तो बस शिंग वांग है। फ्रेंड्स सरप्राइज्ड हो गए कि हावन अभी भी इस लूजर के बारे में सोच रही है और तो और वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। भले ही वो काम छोड़ चुका है, उन्हें पूरा यकीन था कि हावन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जरूर हैं, चाहे वो उसे कितना भी छिपाने की कोशिश कर रही हो। हावन ने फिर उन्हें समझाया कि वो बेकार की बातें करना बंद करें। वो बस शिंग वांग की आभारी है क्योंकि उसने कंपनी में ऑपरेटर रहते हुए उसकी बहुत मदद की थी। अब जब वो कंपनी छोड़ चुका है, ये सिर्फ एक फेयरवेल डिनर है। और हाँ, वो ट्रीट भी करेगा। ट्रीट वाला कीवर्ड सुनते ही लड़कियों ने भी उसके साथ चलने का प्लान बना लिया। ये कोई डेट नहीं थी, इसलिए हावन को कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वो शायद कुछ सिंपल ही खाएंगी और शिंगवांग के लिए ये महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों ने कुछ महंगा ऑर्डर किया तो उन्हें उसका खर्चा खुद उठाना होगा। ब्लॉन्ड हेयर्ड फ्रेंड इस पर राजी थी। उसने कहा कि उसका दिन काफी लंबा था और वो इसलिए अपने आप को ट्रीट कर सकती थी। शीनुआ भी साथ जाना चाहती थी और उसने दावा किया कि वो किसी का फायदा नहीं उठाएगी। कम से कम उसने यही कहा। असल में शिनुआ को पता था कि शिंग वांग इतना कंजूस है कि वो अपनी पैनकेक में अंडा तक नहीं डालता। वो इस बात को लेकर काफी क्यूरियस थी कि शिंग वांग उन्हें किस फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाएगा। हावन को अपने लालची दोस्तों के इरादों का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने मेकअप उतारने के बाद पार्किंग लॉट में मिलने का प्लान बना लिया। जल्दी ही वो सब पार्किंग लॉट में पहुंचे जहां हावन की ब्रांड न्यू कार खड़ी थी। उस रात उन्हें किस्मत से कोई परेशानी नहीं हुई और उनकी कार को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा था। जेन चिंग चिंग को मानना पड़ा कि उसके लिए एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पाना अब मुश्किल हो रहा है और उसे नहीं पता था कि वो कब ऐसी कार खरीद पाएगी। हावन ने उसे सलाह दी कि वो डांस स्ट्रीमर बनने की कोशिश करे, लेकिन जेन चिंग चिंग ने खुद को बेहतर समझ लिया था। वो इसके लिए बहुत लेजी थी। आखिरकार उसके पास हावन जैसी स्टेमिना नहीं थी कि सुबह से रात तक डांस कर सके। उसकी स्ट्रेटेजी तो बस एक अच्छे बड़े भाई का इंतजार करना था जो उसे इस बकवास इंडस्ट्री से बाहर निकाल सके। शीनुआ ने उसे तुरंत हकीकत में ला खड़ा किया। जेन चिंग चिंग की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा ही थीं। इस इंडस्ट्री में तो यही बड़ी बात है कि बड़े भाइयों द्वारा एक्सप्लॉइटेड ना हो, और वो तो उनसे बचाए जाने के सपने देख रही थी। जेन चिंग चिंग को बस थोड़ा सपने देखने का शौक था। शिनुआ को इस पर कोई एतराज नहीं था। उसे सपने देखने दो, लेकिन क्या वो इतनी नाइव थी कि ये मान ले कि हावन ने सिर्फ स्ट्रीमिंग से ही इतनी फैंसी कार खरीद ली? शिनुआ को यकीन था कि उसने कई बड़े भाइयों के साथ सोने के बाद ही इतनी बड़ी कंपनी की स्टार बनी होगी, केवल क्यूट लुक्स की वजह से नहीं। आखिरकार शिनुआ अपनी गंदी सोच से बाहर निकली और पूछा कि डिनर कहाँ होने वाला है। जैसे ही हावन ने फोन निकाला और चेक किया, वो बस वहीं फ्रीज हो गई, चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ। शिनुआ ने स्मगली रिमार्क किया, मानो जगह इतनी गंदी थी कि उसकी शॉक्ड फ्रेंड खुद हैरान रह गई। लेकिन वो गलत थी। जगह का नाम था लिंगुई और ये रेस्टोरेंट जिंगवू बिल्डिंग में था। ये रेस्टोरेंट 3 मिशेलिन स्टार्स के साथ सुपर फेमस था। वहां एक मॉडेस्ट डिनर भी 3,000 प्रति व्यक्ति से कम का नहीं होता। लेकिन असली दिक्कत ये थी कि ये जगह इतनी फेमस थी कि वहां रिजर्वेशन पाना बहुत मुश्किल था। जेन चिंग चिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि शिंग वांग जैसे कंजूस इंसान ने उन्हें वहां इनवाइट किया था। कहीं उसने सीक्रेटली प्रमोशन तो नहीं पा लिया और इसी वजह से उसने अपनी पिछली जॉब छोड़ दी थी। शिनुआ का मानना था कि ये सिर्फ उसी बिल्डिंग का कोई सस्ता रेस्टोरेंट होगा। कुछ लोग फेमस प्लेसेस के पास का लोकेशन डालकर शो ऑफ करते हैं और दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। हावन ने अपनी जेलस फ्रेंड पर भरोसा नहीं किया और उसे इतनी जल्दी जज करने से मना किया। जितना वो शिंग को जानती थी, वो ऐसा शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं था। लेकिन शिनुआ को अब भी यकीन था कि हैंग जल्द ही खुद को एम्बेरस करेगा और वो हावन की गलत राय बदल देगी। आखिरकार वो सब कार में बैठ गए और जाने के लिए तैयार हो गए। रात की सिटी में बिना ट्रैफिक के ड्राइव काफी फास्ट हो गई। जेन चिंग चिंग को मानना पड़ा कि हावन की नई कार काफी स्टेबल थी और उसका शॉक रेजिस्टेंस काफी अच्छा था, जो उसकी पुरानी कार में नहीं था। शिनुआ ने ज्यादा रिस्ट्रेन्ड रिएक्शन दिया।
उसने तो अपनी फ्रेंड को सलाह तक दे डाली कि उसे अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहिए। वो ब्यूटी ब्लॉगर है और उसके लाइव स्ट्रीम्स पर कई रिच लोग आते हैं जिनसे उसे कुछ रिसोर्सेज मिल सकते हैं। उसे बस अपना कॉलर थोड़ा नीचे करना है और आवाज को थोड़ा सॉफ्ट करना है। फिर गिफ्ट्स की बारिश होगी, चाहे वो डांस हो या ब्यूटी। उसे बस अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े लोअर करने होंगे और रिच फैंस उसके ऊपर गिफ्ट्स की बरसात करेंगे। फिर जन चिंग चिंग को एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाउएवर, जान चिंग को इस तरह के ऑफर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। वैसे भी उसके ज्यादातर व्यूअर्स लड़कियां ही थीं। शिनुआ भी इस पर ज्यादा जोर नहीं देने वाली थी। अगर जैनचिंग को यह तरीका सूट करता है और वो बिना इन चीजों में पड़े पैसे कमा सकती है तो ठीक ही है। आखिर कौन बिना वजह ऐसी चीजों का सहारा लेना चाहता है। वैसे शिनुआ भी यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का उसे भी शादी के लिए पसंद कर ले और फिर वो पूरे आराम से एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाए बिना किसी रिग्रेट के। अब उसे बस एक ही चीज परेशान कर रही थी कि हावन चुप क्यों थी। क्या सच में वो बाकी सबको नीचा समझ रही थी? लेकिन जैसे ही शिनुआ ने यह सोचा, हावन ने बोलना शुरू कर दिया। उसका नजरिया थोड़ा अलग था। अगर कोई कपल सिर्फ टेम्पररी अट्रैक्शन की वजह से साथ होता है और लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो वो फैमिली में एक वल्नरेबल पोजीशन में रहेगी। उसके पास बोलने का हक ही नहीं रहेगा। जिस तरह से एक रिच गाय उसके साथ रहता है वैसे ही वो किसी और के साथ भी रह सकता है। और जब तक आदमी के पास पैसे हैं उसके पास हमेशा यंग लड़कियां होंगी जिन्हें वो कभी भी बदल सकता है। ये वो सिचुएशन नहीं थी जिसमें हावन खुद को देखना चाहती थी। लेकिन शिनुआ को उसकी बातें उतनी ऑनेस्ट नहीं लगीं। उसे लगा कि हावन बस शो कर रही है। आखिरकार वो लाइव स्ट्रीम्स पर सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव डांस करती है। असल में हावन सिर्फ खुद पर निर्भर रहना चाहती थी और जितना कमा सके उतना कमाना चाहती थी। जब तक वो कर सकती है, आदमी धोखा दे सकता है लेकिन पैसे कभी नहीं। फाइनली वो लोग रेस्टोरेंट के नीचे पार्किंग लॉट में पहुंच गए और हावन ने कॉन्फिडेंटली आगे कदम बढ़ाया। लेकिन जीन चिंग चिंग ने उसे तुरंत रोक लिया। वो लोकेशन को एक बार फिर से डबल चेक करना चाहती थी जहां हैंग ने उन्हें इनवाइट किया था। भले ही हावन की मंथली इनकम अच्छी हो लेकिन शायद वो इतनी ज्यादा पैसे यहां खर्च नहीं करना चाहेगी। क्या हो अगर हैंग ने बस गलत एड्रेस दे दिया हो? शिनुआ ने पूरी तरह से अग्री किया। उसे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो एक हाई एंड रेस्टोरेंट में जाएं और फिर बिना रिजर्वेशन के बाहर निकलना पड़े। और अगर उनके किसी व्यूअर ने उन्हें पहचान लिया और ऑनलाइन इसका वीडियो पोस्ट कर दिया तो उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। हावन ने डिसाइड किया कि हैंग को कॉल करके श्योर कर लेना चाहिए। लेकिन उसे बस डायल टोन ही सुनाई दी और हैंग ने फोन नहीं उठाया। शिनुआ ने मन ही मन स्मगली लाफ किया, ये मानते हुए कि ये पूरी तरह से हावन की गलती थी कि वो ऐसे शो ऑफ करने वाले लोगों के साथ घूम रही थी और इस सिचुएशन में फंस गई थी। दूसरी तरफ हावन को लगा कि हैंग शायद बिजी है और इसलिए फोन नहीं उठा रहा। शिनुआ ने फिर से गुड फ्रेंड का मास्क पहना और कहा कि शायद कुछ हुआ होगा। किसी भी हाल में हैंग जानबूझकर उसे परेशान तो नहीं करेगा, है ना? इसलिए चूंकि वो लोग यहां तक आ ही गए थे तो ऊपर जाकर चेक कर लेना चाहिए। शिनुआ तो बस क्यूरियस थी कि इस टॉप रेस्टोरेंट में आखिर क्या हो रहा था और हैंग के साथ ये कहानी कैसे खत्म होगी। हावन ने अपने दोस्तों को एलिवेटर लेने के लिए इनवाइट किया, ये सोचते हुए कि लिंगवा बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। भले ही वो अफोर्ड कर सकती थी लेकिन हैंग अपनी छोटी सैलरी के साथ शायद ही अफोर्ड कर पाएगा। इसी वजह से वो हमेशा इतना कंजूस रहता है। लिंगवा उसके लिए बेकार की बर्बादी होगी। क्या पता वो बस मजाक कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे पूरे डिनर का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुंची, हावन ने झिझकते हुए चारों तरफ देखा। जब उसने मेन हॉल में उसे नहीं देखा तो वो पैनिक करने लगी। हैंग फोन क्यों नहीं उठा रहा था? उसने बार बार ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं बदला। अचानक एक वेट्रेस उनके पीछे से आई और पूछा कि क्या उनके पास रिजर्वेशन है। हावन श्योर नहीं थी कि क्या जवाब दे, लेकिन शिनुआ ने कॉन्फिडेंटली जवाब दे दिया, हाँ। अब हावन के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने कहा कि रिजर्वेशन हैंग शिंग वांग के नाम से होनी चाहिए। शिनुआ ने अब भी मजे लिए, ये सोचते हुए कि उसकी कंपनी में एक ऑपरेटर की सैलरी बस 5,000 युआन ही होती है। इस रेस्टोरेंट में एक डिनर उसका 3 महीने का वेतन खा सकता है और वो बस देखना चाहती थी कि हावन हार्श रियलिटी का सामना कैसे करेगी। लेकिन अचानक उसकी उम्मीदों के उलट वेट्रेस ने उन्हें फॉलो करने के लिए इनवाइट किया क्योंकि मिस्टर हैंग उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। शिनुआ तो बिल्कुल स्पीचलेस थी। क्या ये सच में रियल है? जैसे ही वेट्रेस उन्हें उस प्राइवेट रूम की तरफ ले गई जहां हैंग उनका इंतजार कर रहा था, शिनुआ के मन में बस यही चल रहा था कि हावन कितनी लकी है। कंपनी उसे रिसोर्सेज देती है और उसने टॉप की पोजीशन इतनी मजबूती से पकड़ी हुई है कि बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। शिनुआ को खुद दूसरे नंबर पर सेटल करना पड़ा और जैसे ये कम नहीं था, हर तरह के लोग हावन का अटेंशन पाने की कोशिश करते रहते हैं। यहां तक कि शिंग वांग जैसा कंजूस भी उसके लिए इतना खर्च करने को रेडी है। शिनुआ को पूरा यकीन था कि आखिर में हैंग के पास ना पैसे बचेंगे ना लड़की। वो सोचती रही कि काश वो हावन की जगह होती,
लेकिन फिर शिनुआ ऐसा कभी नहीं करती कि किसी ऐसे बंदे को मौका दे जो सिर्फ अमीर होने का दिखावा करता हो। वेट्रेस उन्हें एलिवेटर की तरफ ले गई और हाईएस्ट फ्लोर पर भेज दिया। अब जीन चिंगचिंग को सच में चिंता होने लगी कि कहीं किसी और हैंग नाम के बंदे ने तो रिजर्वेशन नहीं किया। अगर सब कुछ एक गलतफहमी निकली तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। ये सोचकर ही वो परेशान हो गई। उसे पता है कि यहाँ का ये एलिवेटर खास वीआईपी क्लाइंट्स के लिए होता है ताकि उन्हें टॉप फ्लोर तक प्राइवेट रूम्स में आसानी से पहुंचाया जा सके। पर बात यह है कि ऐसे एक रूम की बुकिंग का खर्चा 10,000 प्रति व्यक्ति तक जाता है। अब शिनुआ को पूरी तरह यकीन हो गया कि यहाँ कोई और हैंग नाम का बंदा उनका इंतजार कर रहा होगा। उसके हिसाब से यह सब कुछ शिंग वांग के लिए बहुत ज्यादा था। उसे अपनी 3 महीने की सैलरी खर्च करनी पड़ेगी, वो भी तब जब वो कुछ खाए पिए ना। और अगर सच में वही हुआ तो शिनुआ को क्यूरियोसिटी थी कि हैंग कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि तीनों लड़कियां डिनर के लिए आ चुकी हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, शिंग वैंग दिमाग वाला बंदा है, क्योंकि उसने तब इनवाइट किया जब उसी नाम से किसी और ने रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी ताकि वो बस शो ऑफ कर सके। लेकिन ये पूरा शो जल्द ही खत्म होने वाला था और शिनुआ उसे फाइनली एक्सपोज कर ही देगी। वो सब 40वें मंजिलें पर पहुंचे, जहां एक बहुत ही प्यारी वेट्रेस जो इन तीनों से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी, उन्हें अंदर आने और बैठने का इनवाइट दिया। बस एक चीज हावन को परेशान कर रही थी कि शिंग वांग वहां दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चिंग चिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फौरन उस लग्जूरियस रेस्टोरेंट में फोटोज लेना शुरू कर दिया। लॉबी में फोटोज लेना अलाउड नहीं था, पर प्राइवेट रूम्स में पिक्चर्स लेने की परमिशन थी। चिंग चिंग ने डिसाइड कर लिया था कि चाहे वो आज यहाँ डिनर करें या ना करें, अगर अच्छी फोटोज आ गईं तो मानो उसकी आज की रात सक्सेसफुल हो गई। शिनुआ उसकी इस एक्साइटमेंट को शेयर नहीं कर रही थी और उसका उसके साथ जुड़ने का कोई इरादा नहीं था। चिंग चिंग ये फोटोज बाद में पब्लिश करने वाली थी। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में आई थी। शिनुआ अब भी नाखुश थी। उसे अब भी लगता था कि शिंग वांग बस एक बेवकूफ है जिसने गेस्ट्स को इनवाइट किया और खुद नहीं आया जैसा कि उसने सोचा था। चिंग चिंग इस पूरे सिचुएशन को ज्यादा एंजॉय कर रही थी, ये समझते हुए कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने महंगे रेस्टोरेंट में डिनर नहीं किया था और उसे ये मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए उसने फोटोज खींचने का पूरा फायदा उठाया। शिनुआ की पेशेंस फाइनली खत्म हो गया और उसने हॉवन से डिमांड किया कि वो उसे बताए कि शिंग वंग ने उससे क्या कहा था। उसे नहीं चाहिए था कि उसकी फ्रेंड खुद को एम्बैरेस करे अगर ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग निकली। हावन को भी शक होने लगा था कि एक सिंपल ऑफिस वर्कर ऐसे रेस्टोरेंट में डिनर कैसे अफोर्ड कर सकता है। वो निकलने ही वाली थी कि तभी एक वेट्रेस एक दरवाजे के पास आई और मिस्टर हैंग को उठाने लगी जो वहां सो रहे थे। शिनुआ ने खुशी से सोचा कि उसने सही गेस किया था और अब हावन एम्बैरेस्ड होगी, पर शिंग वंग ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो बस इतना इंतजार कर चुका था कि वो सो गया था और जब वो जागा तो उसने 4-5 मिस्ड कॉल्स देखी और उम्मीद की कि शायद लड़कियां ज्यादा देर तक उसका इंतजार नहीं कर रही होंगी। उसने वेट्रेस से फौरन कहा कि लड़कियों को सर्व करना शुरू कर दे। उसके बदलते अपीयरेंस ने सबको चौंका दिया। एक हुडी में दिखने वाले साधारण लड़के से लेकर अब डिजाइनर कपड़े पहने हुए अमीर लड़के तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन खासकर हावन के लिए शॉकिंग था, जो कुछ बोल नहीं पा रही थी। चिंग चिंग ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उनके ब्रांडेड कपड़े काफी महंगे थे। सिर्फ जैकेट ही 5,000 से ऊपर की थी। शिनुआ जलन से भर उठी और ये समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है। उसे गुस्सा आ रहा था कि एक ऐसा इंसान जिसे वो लूजर समझती थी इतनी किस्मत वाला था, और ये बात उसे और भी परेशान कर रही थी कि वो इतनी आसानी से सब कुछ छुपा कर रखे हुए था। शिंग वांग ने पहले हावन का स्वागत किया और फिर उसकी फ्रेंड्स का। चिंग चिंग को उसने तुरंत पहचान लिया, लेकिन शिनुआ को नहीं, और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जाहिर सी बात है, उसने अपनी सारी चार्म्स का यूज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरो पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसे उसका वो ब्यूटी फिल्टर्स वाला वीडियो याद आ गया और वो सरप्राइज हो गया कि असलियत में वो कितनी अलग दिखती थी। शिनुआ ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि यह सब उसकी हल्की मेकअप की वजह से था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी हार से बौखलाई हुई थी। जाहिर है कोई भी ये सब नहीं देख रहा था और हावन ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि वो बस अपने कोवर्कर्स को साथ लेकर आई थी काम के बाद, लेकिन अगर उसे दिक्कत हो तो वो जा सकती है। तभी अचानक बहुत सारे वेटर्स महंगे डिशेस के साथ अंदर आ गए, और वो भी रेस्टोरेंट के सबसे महंगे वाले, जिसने हावन को काफी सरप्राइज कर दिया। एक्सपेंसिव वाइन को देखते हुए उसने रियलाइज किया कि इस रेट पर तो वो खुद भी इस डिनर का बिल अफोर्ड नहीं कर पाएगी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि शिंग वांग आखिर क्या कर रहा था और वो क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहा था। चिंग चिंग ने ईमानदारी से शेयर किया कि वो उसे देखकर जेलस हो रही थी, क्योंकि शायद उसने कोई फैमिली बिजनेस इनहेरिट किया था
और इसलिए वो अपनी जॉब छोड़कर इतने फैंसी डिनर को अफोर्ड कर सकता था। लेकिन हावन को यकीन नहीं था और वो अपनी दोस्त के गेस्ट को कंफर्म नहीं कर पा रही थी। शिंग वांग, जो उनके सामने पड़े फीस्ट को देख रहा था, काफी डिसअपॉइंटेड था। उसे फैंसी फूड का कोई शौक नहीं था। दिखने में अच्छा लग रहा था पर यह उसके लिए बहुत ही अनएपेटाइजिंग था। एक्साइटेड चिंग चिंग ने परमिशन मांगी कि वो इस फीस्ट की पहली फोटो ले सके। शिंग वांग ने बड़े ही ग्रेशियस तरीके से उसे इसकी इजाजत दे दी। एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते चिंग चिंग काफी अच्छी फोटोग्राफर थी और उसकी फोटोज लाजवाब आईं। इस पूरी सिचुएशन से थोड़ा परेशान शिनुआ ने हावन से पूछा कि सच में यहां क्या चल रहा है और इस लड़के के पास इतना पैसा क्यों है। वेल, हावन और शिंग वांग कभी बहुत क्लोज नहीं थे। काम के अलावा उनका इंटरेक्शन कम ही हुआ था। वो कुछ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स का जिम्मेदार था और हावन ने उसे हमेशा एक सिंपल लाइफ जीते हुए देखा था। शायद वो बस एक लो प्रोफाइल रिच सेकंड जनरेशन किड था जो अपने असली स्टेटस को छुपाए रखता था। हो सकता है कि उसे लड़की से डिनर का बिल पे कराना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना असली अमीर साइड दिखा दिया हो। अब भी उस एक्सपेंसिव खाने से खुश नहीं होते हुए शिंग वांग ने वेट्रेस को बुलाया और कुछ डाउन टू अर्थ और फिलिंग चीज मंगाने की रिक्वेस्ट की। चिंग चिंग ने जोश से उसकी बात का समर्थन किया, मानते हुए कि महंगे खाने से पेट तो नहीं भरता, ये बस फोटोज में अच्छा दिखता है अगर आप एक सोशलाइट हैं। वेट्रेस ने स्लो कुक्ड ब्लैक ट्रफल बीफ रिब्स, पाइनएप्पल मंकफिश लिवर और कई एग्जॉटिक क्विजीन्स के नाम सजेस्ट किए, जिनके नाम ही सुनने से उसकी भूख मर गई। उसे बस कुछ इंटेंस हीट में पका हुआ खाना चाहिए था। इंपोर्टेड क्रैब, इंपोर्टेड बीफ और बड़े बड़े पीसेज में कटे लैम ही सही रहेंगे। लड़कियों ने कभी किसी को इस तरह का ऑर्डर हाई एंड रेस्टोरेंट में देते हुए नहीं देखा था। अनॉयड शिनुआ ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि अगर उसे कंफर्ट फूड चाहिए था तो उन्हें एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए था। अब उसे यह लगने लगा था कि शायद वो किसी रिच फैमिली से नहीं था, बल्कि हाल ही में किसी तरह अमीर बना था, जैसे एक नुवो रिच। लेकिन शिंग वांग ने अपनी ऑर्डर में और चीजें जोड़नी शुरू कर दी, जैसे ग्रिल्ड किडनीज और बारबेक्यू स्क्यूअर्स, मानो वो किसी स्ट्रीट स्टॉल पर हो। वेट्रेस को जल्दी से माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उसने इंसिस्ट किया कि रेस्टोरेंट सिर्फ सेट मेन्यू आइटम्स ही सर्व करता है। तभी शिंग वांग ने मैनेजर को बुलाने की रिक्वेस्ट की क्योंकि यह बात वेट्रेस के पे ग्रेड से बाहर थी। अपने अनुभव में इस रिस्पेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट में वेट्रेस ने कभी किसी को इतना बेपरवाह नहीं देखा था। कुछ देर बाद एक मोटा आदमी जिसने चश्मा पहन रखा था आया और खुद को उस रेस्टोरेंट का मैनेजर बताया। वेट्रेस की तरह उसने भी माफी मांगी क्योंकि वो रेस्टोरेंट की फ्रेंच आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते थे। शिनुआ इस बात से काफी खुश हुई कि शिंग वांग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई और उसने अपने मन में शिंग वांग को बम्पकिन तक कह दिया। उसने उसकी छोटी सी स्मर्क देख ली और उसे नोट किया। फिर भी शिंग वांग वाकई फ्रेंच रेस्टोरेंट में बारबेक्यू करना चाहता था, इसलिए उसने मील के लिए 3 लाख का ऑफर किया और 50,000 का एक्स्ट्रा टिप देने का वादा किया अगर उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है। यह सुनकर मैनेजर को एक जजमेंट कॉल लेना पड़ा। लड़कियां भी इस रिडिकुलस ऑफर को सुनकर स्टन्ड रह गईं। उन्होंने देखा कि डिग्निफाइड मैनेजर अचानक एक ओबीडियंट पपी में बदल गया और वीआईपी से पूछा कि क्या उनकी और कोई रिक्वेस्ट्स हैं। मैनेजर को डिमांड्स के सामने झुकते हुए देख शिंग वांग ने मजाक में कहा कि वो उसे कुछ किडनी सशीमी गिफ्ट करेगा, उसकी हारी हुई डिफायंस की याद में। मैनेजर ने खुद को बहुत डिपेंडेबल दिखाते हुए कहा कि वो फॉरेन किचन को इंस्ट्रक्ट करेंगे। सिस्टम ने देखा कि उसने डाइनिंग एटिकेट की परवाह न करते हुए और रेस्टोरेंट के रूल्स को बदलवाते हुए कितनी बेबाकी से एक्ट किया और उसे 5 लाख का रिवॉर्ड मिला। यह सिस्टम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने में वाकई बहुत हैंडी साबित हो रहा था। शिंग वांग ने लड़कियों से कहा कि डाइनिंग का मतलब रिलैक्सेशन और पेट भरने से होना चाहिए, तो इसे सही तरीके से करना चाहिए। चिंग चिंग ने खुशी से अग्री किया। उसे हाई एंड रेस्टोरेंट में स्ट्रीट फूड सर्व होते हुए पिक्स अपलोड करने का बेसब्री से इंतजार था, एक्सपेक्टिंग मोर क्लाउड। कुछ ही मिनटों में सर्वर्स प्राइवेट डाइनिंग रूम में आ गए और धीरे धीरे ऑर्डर सर्व करने लगे। जबकि यह सपोज्ड स्ट्रीट फूड था, रेस्टोरेंट ने इसे इतना लाजवाब दिखाया कि देखने में ही मजा आ गया। इस इंप्रेसिव स्प्रेड को देखकर चिंग चिंग को यकीन हो गया कि पैसे बोलते हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। उसे खुजली हो रही थी कि वो सबको बताए कि उसने बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर वाले 3 स्टार मिशेलिन फ्रेंच रेस्टोरेंट में बारबेक्यू स्क्यूअर्स खाए थे। फाइनली वीआईपी और लेडीज ने अपना डिनर शुरू किया। जब तक वो खाना खत्म करते, टेबल पर नीटली स्टैक्ड स्क्यूअर्स रखे थे और ज्यादातर स्क्यूअर्ड मीट्स खत्म हो चुके थे। शिंग वांग ने सौम्य आवाज में अपना मुंह पोंछा और कहा कि उसे रेस्टरूम जाना है। जैसे ही वो टेबल से उठा, लड़कियां स्पेकुलेट करने लगीं कि वो सच में कितना अमीर है। उसका अकेला आउटफिट ही कम से कम $22,000 का होना चाहिए। चिंग चिंग ने आइडिया प्रपोज किया कि शायद वो प्रोडक्शन कंपनी में सिर्फ इसलिए काम कर रहा था ताकि हावन के करीब आ सके, लेकिन उसका मानना था कि वो एक नॉर्मल आदमी की तरह रहना चाहता था और एक नॉर्मल जॉब कर रहा था। अब जब वो उससे इतना खुल चुका था तो उसे अब फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लोग बस ईर्ष्या ही कर सकते थे, लेकिन
वही कुछ रिच सेकंड जनरेशन अपनी जिंदगी को जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। शिनुआ ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि क्या हावन इस स्पेंडिंग से इम्प्रेस थी और क्या उसे शिंग वांग पसंद है। अगर आप चिंग चिंग से पूछें तो उसका जवाब डेफिनेटली यस होता। बस एक डिनर के लिए लैविशली ट्रीट किया जाना किसी का भी दिल पिघला सकता है। शिनुआ को लगा कि शायद हावन पहले से ही शिंग वांग के बारे में जानती थी और उसे खुद तक सीमित रख रही थी, और इसलिए उसे अपने टॉप डोनर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसकी नजरें हमेशा से एक बड़े फिश पर थीं। लेकिन उसने कसम खाई कि उसे कोई आइडिया नहीं था। जब वो साथ काम करते थे तो वो कभी भी क्लोज नहीं थे। उनका कभी कोई प्राइवेट इंटरेक्शन नहीं हुआ था और उसे यह भी नहीं पता था कि वो इतना अमीर था। उसे बस इतना पता था कि शिंग वांग का वर्क एथिक बहुत अच्छा था। वो एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग था, अक्सर ओवर टाइम करता था। शिनुआ ने एक्सेप्ट कर लिया कि हावन को वाकई कोई आइडिया नहीं था। उसने ये भी पॉसिबिलिटी उठाई कि शायद ये सब दिखावा था। बहुत से लोग लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अमीर होने का नाटक करते हैं। कुछ लाइव स्ट्रीम टॉप डोनर्स भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे लोग यहां तक कि डेट में जाने को भी तैयार रहते हैं ताकि अपनी लड़कियों को स्पॉइल कर सकें। अगर ऐसा होता तो चिंग चिंग जरूर शिंग वांग के एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करती। ये सोचकर शिनुआ के दिमाग में अचानक ये आइडिया आया कि पता लगाया जाए कि लड़का सच में अमीर है या बस नाटक कर रहा है। हावन ने तुरंत इस इंट्रूसिव आइडिया को मना कर दिया कि लड़के ने उन्हें एक इंटरेस्टिंग और एक्सपेंसिव डिनर पर इनवाइट किया था, तो कम से कम उन्हें यह शक करना बंद कर देना चाहिए कि वो फ्रॉड है। शिनुआ ने समझाया कि हावन अपने वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रही है। आजकल एक पॉपुलर स्ट्रीमर से कनेक्ट होकर एक नॉर्मल इंसान भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मैनिपुलेटिव लोग ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। पहले वो आपको चार्म करते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं, और एक बार जब आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं तब वो अपना असली रंग दिखाते हैं, और उस वक्त तक उस सिचुएशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हावन का कोई इरादा नहीं था कि वो सिर्फ एक कॉलीग के साथ इसलिए रोमांटिक रिलेशनशिप परस्यू करे क्योंकि वो उसे डिनर करवा रहा था। शिनुआ ने ठान लिया और बाकी लड़कियों को कहा कि बस उसकी लीड फॉलो करें ताकि वो शिंग वांग के स्टेटस को वेरीफाई कर सकें। चारों का डिनर खत्म हुआ और वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़े। अगर शिंग वांग सच में अपनी वेल्थ को लेकर दिखावा कर रहा था तो हावन खुशी खुशी आज रात के सारे एक्सपेंसेस कवर कर लेगी। वो नहीं चाहती थी कि एक मेहनती इंसान धोखे के रास्ते पर जाए। उसका जेन्युइनली मानना था कि एक ऑनेस्ट और सिंपल लाइफ में कोई बुराई नहीं है। चिंग चिंग ने साइलेंस तोड़ते हुए शिंग वंग से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने ईमानदारी से कबूल किया कि वो जन्म से सिंगल है और रोमांस के डिपार्टमेंट में हमेशा से अकेला रहा है। चिंग चिंग को इस जवाब से सरप्राइज हुआ। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि वो किसी प्लेयर की तरह जवाब देगा, लेकिन शिंग वांग अपने करियर पर इतना फोकस्ड था कि उसे डेटिंग के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। एक कॉर्पोरेट स्लेव होना अपने आप में डिमांडिंग था, लेकिन कम से कम उसे इसके पैसे तो मिलते थे। अगर उसमें एक लव सिक फूल होना भी जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम था। किसी और का ख्याल रखने की सोच ही उसके लिए डरावनी थी, जब वो खुद का ख्याल भी मुश्किल से रख पा रहा था। चूंकि अभी सिर्फ 9:05 हुए थे, शिनुआ ने प्रपोज किया कि वो शाम को एक बार में कंटिन्यू करें। उसने यहां तक ऑफर किया कि ड्रिंक्स का राउंड वो अपनी तरफ से करेगी। वो एक ऐसे बार की रेगुलर थी जहां कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज आते थे और जहां वो नेटवर्क भी कर सकते थे। इसमें कोई हार्म न देखते हुए शिंगवांग ने अग्री कर लिया और फिर सब अगले डेस्टिनेशन के लिए ड्राइव करने लगे। शिंगवांग ने अपनी बगल में बैठी हवन को देखा और सोचने लगा कि अब उसके पास कुछ कैपिटल आ गया है। शायद वो फ्यूचर में अपना मीडिया कंपनी खोल सके। ऑपरेशंस चलाने में उसका बैकग्राउंड इस फील्ड में काम आ सकता है, और अगर वो इंटरनेट सेलिब्रिटीज से अच्छी तरह से अक्वेंटेड हो जाए तो वो इंडस्ट्री का अगला जायंट बन सकता है। उसके हाथ में हर तरह के एसेट्स होंगे। जैसे ही वो लोग बार पर पहुंचते हैं, शिनुआ ने सबको बता दिया कि वह पर पर्सन सिर्फ 2 ड्रिंक्स ही अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये रात बस बाहर जाने और मजे करने के लिए थी। पार्किंग लॉट में हर तरह की लग्जूरियस गाड़ियां लगी थीं। उनके ड्राइवर्स नेचुरली अमीर थे। मीनवाइल शिंगवांग बस इस बात से एक्साइटेड था कि वो फाइनली उस फेमस फ्यूग बार में एंटर कर रहा है जिसके बारे में उसने इतना सुना था। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें लाउड म्यूजिक ने वेलकम किया जो एक लाइव डीजे परफॉर्म कर रहा था, और भीड़ बूथ्स और डांस फ्लोर पर पूरी तरह से हाइप्ड थी। वहां हर तरह का टचिंग हो रहा था जो यूट्यूब फ्रेंडली नहीं था। चारों ने एक एम्प्टी बूथ में सेटल होके अपनी ड्रिंक्स को ऑर्डर किया। शिनुआ ने एक मार्गरीटा ऑर्डर की और बाकी सभी को भी जो चाहिए था वो लेने के लिए कहा। चिंग चिंग ने पिंक लेडी ली और हावन ने नॉन अल्कोहलिक लाइम मोजिटो ऑर्डर किया क्योंकि उसे बाद में गाड़ी चलानी थी। शिनुआ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रही थी कि शिंग वांग क्या ऑर्डर करेगा। उसे लगने लगा था कि वो उस इंसान की तरह दिख रहा है जिसने कभी बार नहीं देखा। जब उसने उसे डेज से स्नैप आउट कराया ताकि वो अपना ऑर्डर दे, तो शिंग वांग ने बस हाथ हिलाकर कहा कि कुछ भी चलेगा। शिनुआ ने उसे एक
लॉन्ग आइलैंड आइस्ड टी दिलवा दी, एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो किसी को ड्रंक करके सच बुलवाने के लिए परफेक्ट होती है। ये चुड़ैल हाथ धो करके शिंग वांग को गरीब साबित करने में लगी हुई थी। म्यूजिक तेज था, लोग ड्रंक थे और फ्लोर पर मजे कर रहे थे। अपने अपने ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए शिनुआ ने एक स्पेशल बारटेंडर डैनी का जिक्र किया, जो अमेजिंग लेकिन एक्सपेंसिव ड्रिंक्स बनाता था। हावन को पता था कि ये भी एक और स्कीम थी शिंग वांग से पैसे निकलवाने की। वो चाहती थी कि अगर शिंग वांग ये रिच होने का दिखावा कर रहा है तो उसे उसकी सच्चाई से फेस करवाया जाए। जब वो ये सब प्लान कर रही थी, शिंग वांग क्लब को ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ रहा था जो फ्यूचर में पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स बन सकते थे ताकि और पैसे बनाए जा सकें। शिनुआ को नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं था। जब फाइनली उसने उसकी तरफ देखा तो उसने प्रपोज किया कि चलो डाइस खेलते हैं ताकि बोर्डम खत्म हो। शिंग वांग ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा कि गेम कैसे खेला जाता है। शिनुआ सिर्फ एक नॉर्मल डाइस गेम नहीं खेलना चाहती थी, उसे कुछ ज्यादा एक्साइटिंग चाहिए था। उसने कहा, अगर हार गए तो एक पीस ऑफ क्लोथिंग उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रिप होने से बचना है तो 10,000 देकर बेल कर सकते हो। शिंग वांग इस औरत की ऑडेसिटी पर स्मर्क कर उठा। उसने उसे याद दिलाया कि वो पहले कंपनी का ऑपरेशंस मैनेजर हुआ करता था और उसे उसके सारे इन्फो और स्किल्स के बारे में पता था। उसे पता था कि ये लड़की एक डाइस एक्सपर्ट थी, आम लोग उसे हरा नहीं सकते थे। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका ह्यूमिलिएटिंग और पैसे एक्सटॉर्ट करने का प्लान शुरू होने से पहले ही फेल हो गया, शिनुआ स्टन्ड हो गई। शिंग वांग ने बात आगे बढ़ा दी। उसे पता था कि ये लड़की क्या सोच रही थी। एक मियर ऑपरेशंस गाय जो 5,000 महीने का कमाता है, बिना ब्राइट फ्यूचर के रिच होने का दिखावा कर रहा था। उसे पहले से ही पता था कि शिनुआ टॉक्सिक ट्रैश थी, लेकिन उसने चीजों को नजरअंदाज करने का सोचा ताकि उसकी हावन के साथ रात मजे में बीते। लेकिन इस चीज ने उसे इजी टारगेट बना दिया। वो ना स्टूपिड था, ना ही पुशओवर। उसे शिनुआ की पूरी डिस्डेन साफ नजर आ रही थी। तो सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड किया, खुद के लिए स्टैंड लेने और किसी और की स्कीम को एक्सपोज करने के लिए। इससे उसे 10 लाख का फायदा हुआ और उसका करंट बैलेंस 1.98 मिलियन हो गया। शिंग वांग ने डिनाई नहीं किया कि वो किसी रिच फैमिली से नहीं आया था। शिनुआ ने इसे तुरंत अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए ले लिया कि वो बस दिखावा कर रहा था, लेकिन उसने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की थी। अचानक वो लेड बैक शिंग वांग गायब हो गया और उसने अपना पावर फ्लॉन्ट करना शुरू कर दिया। उसने डाइस खेलने के बजाय खुशी खुशी उसे 3 लाख देने का ऑफर किया ताकि वो सारे कपड़े उतारकर बार से नेकेड बाहर निकल जाए। अनकंफर्टेबल होते हुए शिनुआ ने डैम्सel इन डिस्ट्रेस वाला रोल परफेक्टली प्ले किया। हावन ने बीच में आकर सिचुएशन को डिफ्यूज किया और शिंग वांग से कहा कि वो उसके साथ बैठकर थोड़ी देर खेल ले। जब उसने बैक ऑफ किया तो शिनुआ ने फिर से शुरू कर दिया, उसे ये कहते हुए प्रोवोक किया कि उसके पास 3 लाख केयरलेस तरीके से फेंकने के लिए पैसे नहीं थे। उसने बस जवाब में पूरे बार को एड्रेस किया और सभी को 3 लाख की ड्रिंक्स ट्रीट कर दी। अब यही ट्रू मनी की डेफिनेशन होती है। उसका गोल्डन कार्ड बार की लाइट्स में शिमर कर रहा था। एक फ्यूग बार एम्प्लॉई ने जल्दी और डिस्क्रीटली उसका कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट कंफर्म की। शिंग वांग पर अब स्पॉटलाइट था और लड़कियां और लड़के सभी उस बिग स्पेंडर की तरफ रिस्पेक्ट से देख रहे थे। किसी को भी फ्री ड्रिंक्स की पूरी रात की उम्मीद नहीं थी और उनमें से ज्यादातर पहले ही ड्रंक थे। पूरे बार को ड्रिंक्स ट्रीट करना जेनरोसिटी और एक्सट्रावेगेंस का डिस्प्ले था, इसलिए सिस्टम ने शिंग वांग को 6 लाख से ज्यादा का रिवॉर्ड दिया। ये नंबर थोड़ा ससी लगा दो। शिनुआ शॉक्ड थी। जैसे ही उसने शिंग वांग को कैजुअली 3 लाख स्ट्रेंजर्स पर फेंकते हुए देखा, वो उसके पास से गुजरते हुए बोला कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे नीची नजरों से देखती है। उसने कभी उसका रिस्पेक्ट हासिल करने का इरादा नहीं रखा था। उसकी नजरें कहीं ऊंची थीं। आखिरकार शिनुआ जैसी अनफॉरगिविंग लोग उसकी नजरों में सिर्फ चींटियां थीं। उसे लोगों के वॉलेट्स में झांकने की बुरी आदत थी। ऐसे लोग पैसे से आसानी से ह्यूमिलिएट हो सकते थे। शिंग वांग ने फिर से बैठकर अपने ड्रिंक का एसआईपी लिया और पूरे बूथ में एक अजीब सा साइलेंस छा गया। शिनुआ ने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। जब उसने उसकी तरफ देखा तो शिंग चिंग ने हवा में टेंशन महसूस की और हावन से जवाब की उम्मीद की। शिनुआ, जो अब शेम और ह्यूमिलिएशन से भरी हुई थी, ने ऑकवर्डली अपने लिए बहाना बनाकर बूथ से बाहर निकलने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसे आज रात एक अर्जेंट काम था। लेकिन जैसे ही वो बूथ से दूर गई, वो टीयर्स में डूबी हुई दौड़ पड़ी। मीनवाइल शिंग वांग बस टेबल पर पड़े डाइस से खेल रहा था। उसने चिंग चिंग और हावन को कहा कि वो मजे करें, क्योंकि वो वैसे भी पूरे बार का टैब उठा रहा था। लेकिन उनकी मस्ती में खल तब पड़ी जब एक और लड़की ने हावन को पहचान लिया। उसने पूछा, क्या हावन का स्ट्रीम आज फेल हो गया और क्या वो अपने दुख भुलाने के लिए यहाँ आई है? उस लड़की ने जोर देकर कहा कि हावन का टॉप फैन अब कम पैसे खर्च कर रहा है। हावन अभी ही काम से निकली थी और वो क्लब में ये सब बातें नहीं करना चाहती थी। मिस स्ट्रेंजर ने उसे परेशान करना जारी रखा, ये कहते हुए कि हावन इनोसेंट एक्ट कर रही है और अपनी चार्म्स दिखा रही है, एक फॉल्स सेंस ऑफ प्योरिटी के साथ। आखिरकार तंग आकर हावन ने उस लड़की का हाथ झटक दिया और गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगी।
शिंग वांग ये सब शांतिपूर्वक देख रहा था। उस अजनबी लड़की ने जाने के बजाय बूथ में बैठकर ये प्रपोज किया कि उन्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और साथ में स्ट्रीम करना चाहिए। फिर जे ने लाइव जाकर अपने व्यूजर्स का स्वागत किया और हाउन को इंट्रोड्यूस किया। उसने अपने व्यूअर्स से पूछा कि क्या वो बार में एक लाइव पीके देखना चाहेंगे। जी ने हेल्पलेस एक्ट करते हुए चैट को बताया कि हावन चैलेंज लेने के मूड में नहीं है और उन्हें कन्विंस करने के लिए अर्ज किया। तुरंत ही उसके फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई और सबने हावन से चैलेंज लेने की रिक्वेस्ट की। जी ने पूरा सीन सेट कर दिया था। उसके बड़े फैंस तैयार थे उसे सपोर्ट करने के लिए ताकि वो फाइनली हावन को टॉप डांस स्ट्रीमर के रूप में पीछे छोड़ सके। बस थोड़ी ही देर में उसके टॉप फैंस एक्शन में आने वाले थे। इस बीच हावन को एजेंसी से फोन आया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एग्जीक्यूटिव्स ने उस पर प्रेशर डाला कि वो तुरंत लाइव जाए और इस ट्रेंडिंग मौके को हाथ से न जाने दे। भले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हायर अप्स ने ऑलरेडी प्रमोशन के लिए पैसे दिए थे और अगर वो स्ट्रीम नहीं करती तो इसके नतीजे भुगतने पड़ते। जब जी अपने चैट को एंटरटेन कर रही थी, हावन उदास होकर आई और मजबूरी में चैलेंज लेने के लिए तैयार हुई। उससे पूछा गया कि क्या वो डर रही है, तो टॉप डांस स्ट्रीमर ने बस नंबर 2 से कहा कि शुरू कर दो। लोग डांस फ्लोर से हट गए ताकि दोनों को अपनी लड़ाई के लिए काफी स्पेस मिल सके। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, दोनों ने कैमरा के लिए एक ग्रेसफुल पोज लिया। चिंग चिंग अपने फोन पर चैट मॉनिटर कर रही थी और देखा कि स्क्रीन पर रॉकेट्स और यॉट्स उड़ रहे थे। हावन धीरे धीरे चैलेंजर से हारने लगी थी। आप जी के बारे में कुछ भी कहो, लेकिन वो अपने पीकी चैलेंज के लिए एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस वुमन थी। दूसरी तरफ हावन पहले से ही पूरी तरह फिट महसूस नहीं कर रही थी। उसके कुछ चैटर्स ने उसके डांस के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। ऊपर से वो डोनेशन वॉर में भी हार रही थी क्योंकि उसका टॉप फैन ब्रदर जी चैट में मौजूद नहीं था। ये सेटअप देखकर शिंग वांग को तुरंत समझ में आ गया कि जी ये सब डर्टी गेम खेल रही थी और हावन को कॉर्नर कर रही थी। हावन सपोज थी कि वो अपने कैटेगरी की अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 थी, लेकिन डोनेशंस में उसे पूरी तरह से क्रश किया जा रहा था। लेकिन किस्मत से आउटकम अभी भी अनसर्टेन था और हावन की साइड से पहला रॉकेट टिप आने के बाद कंपटीशन में ट्विस्ट आ गया। ये डोनेशन एक मिस्टीरियस फिगर, जिसे बस बिग ब्रदर के नाम से जाना जाता था, की तरफ से आई थी। हावन सच में उस जेनरस डोनेशन के लिए थैंकफुल थी और उसने अपने अनोनिमस बेनिफैक्टर को धन्यवाद दिया। लेकिन डोनेशंस यही नहीं रुके। दूसरा, तीसरा और चौथा रॉकेट भी आए, जिसने कंपटीशन में हावन की पोजीशन थोड़ी मजबूत कर दी। उधर जी को चिंता होने लगी कि कहीं हावन वापस बाउंस ना कर जाए और अपनी डोमिनेंस जारी ना रखे। उसने कभी हावन की चैट में किसी हिडन बिग ब्रदर का नाम नहीं सुना था, इसलिए ये उसके लिए परेशान करने वाली बात थी। लेकिन इस चालाक लड़की के पास एक रैबिड फैन बेस था जो उसे जिताने के लिए अपनी जेबें खाली करने के लिए तैयार था। भले ही वो अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर प्रेशर साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ हावन अपने फोन स्क्रीन को शॉक में बस देख रही थी क्योंकि रॉकेट्स आते ही जा रहे थे। अब हर कोई यही सोच रहा था, आखिर ये बिग ब्रदर है कौन? उसने कुछ ही समय में 1 मिलियन से ज्यादा डोनेट कर दिया था। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उसकी एजेंसी जबरदस्ती उसे प्रमोट कर रही है, लेकिन एक ही टैलेंट पर इतना पैसा खर्च करना अनलाइकली था क्योंकि प्लेटफॉर्म 60 से 70% तक का मैसिव कट लेता है। शिंग वांग बस दूर से देख रहा था। वो अब इस कमोशन से बोर्ड हो चुका था। उसकी सिस्टम ने उसे और 5 मिलियन का रिवॉर्ड दिया था क्योंकि उसने बिना किसी दिखावे के पैसे पानी की तरह बहाए थे। हावन ने डांस करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन बिग स्पेंडर की तरफ से टिप्स आनी बंद नहीं हुई थी। कुछ लोग तो यहां तक सोच रहे थे कि शायद किसी बच्चे ने गलती से फोन उठा लिया और लगातार टैप कर रहा था, लेकिन असल कल्प्रिट वही बार में मौजूद था जो कोवर्टली अपने फोन पर टैप कर रहा था और हर टैप एक बेहिसाब अमाउंट ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। स्ट्रीम अब ट्रेंडिंग पेज के टॉप पर पहुंच चुकी थी। नए व्यूअर्स मिलियनेयर की इस फ्लेक्स को देखने के लिए आ रहे थे। यहां तक कि जब हावन ने कहा कि क्या वो थोड़ी देर के लिए सांस ले सकती है, तब भी रॉकेट्स आना बंद नहीं हुए। अब तक 2000 से ज्यादा रॉकेट्स भेजे जा चुके थे इस छोटे से पीके कॉन्टेस्ट में। जी के डायमंड लेवल बिग शॉट्स ग्रुप में केओस मच गया था क्योंकि वो एक अकेले बिग स्पेंडर से हार मानने को तैयार नहीं थे। अपनी गर्ल को जिताने के लिए उन्हें भी बड़ी रकम लगानी पड़ी। इसी वजह से जी की प्रोग्रेस बार ने भी वापसी करना शुरू कर दिया क्योंकि रॉकेट्स एक के बाद एक लॉन्च होते गए। उसने अपने बड़े सपोर्टर्स टाइम रिवीलर और ओल्ड कैंग को उनके कंटिन्यूड सपोर्ट और रॉकेट्स के लिए प्यारा सा थैंक यू कहा। उसके एक टॉप फैन ने पहले उससे एक प्राइवेट वीडियो की रिक्वेस्ट की थी। वो काफी रिच और जनरस था, तो उसे हीरो बनने का मौका मिस नहीं करना था। वो बंदा था बॉस टोंग और जैसे ही वो हावन की साइड से रॉकेट वॉर में ज्वाइन हुआ, विक्ट्री काफी करीब नजर आने लगी। शिंग वैंग क्वाइटली अपने आप में हंसा। बैठकर उसने अपना फोन देखा और जितना फास्ट हो सके स्क्रीन पर टैप करने लगा। इतनी जल्दी जल्दी टैप करने का मतलब था हावन के लिए और 100 रॉकेट्स भेजना।
सिस्टम ने उसे कंग्रेट्स किया कि वो हावन की चैट में नया टॉप बिग ब्रदर बन गया है और उसे और 10 मिलियन का रिवॉर्ड दिया। बैंक अकाउंट में बूस्ट मिलने के बाद शिंग वंग ने अपनी वेल्थ शो ऑफ करनी जारी रखी और 500 और रॉकेट भेज दिए। ये छोटा कॉन्टेस्ट उसके सिस्टम के लिए प्रैक्टिकली एक इन्फिनिट मनी ग्लिच जैसा था। आखिरी सॉन्ग खत्म होते होते हावन को पीके मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया गया। उसने सभी को थैंक यू कहा जिन्होंने उसे सपोर्ट किया, खासकर इस नए बिग ब्रदर को। सेलिब्रेशन के एंड में बिग ब्रदर ने हावन को बधाई देने के लिए और 1000 रॉकेट भेज दिए। इस आखिरी डोनेशन ने शिंग वांग को पूरे प्लेटफॉर्म पर टॉप डेली डोनेटर बना दिया। इससे उसे और 10 मिलियन मिल गए और रॉकेट भेजने की मेहनत के लिए 1 मिलियन और ऐड हो गया। हावन ने पोलाइटली बिग ब्रदर को थैंक्स कहा जिसने उसकी पीके मैच जीतने में मदद की और बहुत सारा अटेंशन भी लाया। ये पहली बार था जब उसने मिलियंस ऑफ लाइव व्यूअर्स को एक साथ देखा था। वो ग्रेटफुल थी, लेकिन उसने ये कहते हुए एंड किया कि सभी लोग अपने पैसे के लिए मेहनत करते हैं और उन्हें ऐसे एक स्ट्रीमर पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी इस ह्यूमिलिटी ने उसके ऑडियंस को और भी ज्यादा अट्रैक्ट किया। यही एक सिंपल और सच्ची लड़की की चार्म होती है। जी ने हार मानकर अपने फोन को घूरा। उसने जितनी भी मेहनत की थी वो सब एक सिंगल डोनेटर के सामने बेकार हो गई। आखिर में उसने सिर्फ हावन की फेम और बढ़ाने में मदद की थी। उस लड़की को एक ही बार में दसियों करोड़ का डोनेशन मिल गया था। ये एक सिंगल डे अचीवमेंट थी जिसे टॉप स्ट्रीमर्स भी आसानी से हासिल नहीं कर सकते थे। कॉन्टेस्ट खत्म होते ही शिंग वैंग अपनी सीट से उठकर जम्हाई लेने लगा। बस अब बिस्तर में जाकर आराम करने का मन था। उसने जी को एक कोने में उदास बैठे पाया और उसकी तारीफ की कि उसके पास इतने सारे बिग ब्रदर्स हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं। उसने उसे इनकरेज किया कि हार्ड वर्क करे और शायद कभी हावन को सरपास कर जाए। हार के बाद यह सुनना डेफिनेटली कड़वा था। चिंग चिंग और हावन को पता था कि जी अब क्लब के बीच में अपनी लाइफ चॉइसेस रिकंसिडर कर रही थी। वहीं तीनों की पार्टी बाहर निकल चुकी थी। बाहर आते ही चिंग चिंग जी की ह्यूमिलिएशन के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पा रही थी। वो बस खुश थी कि कारमा ने अपना काम कर दिया और जी का प्लान उल्टा पड़ गया। वो खुद एक स्ट्रीमर होने के नाते वो इस सुपर रिच बिग ब्रदर से इंप्रेस थी जो ऐसे पैसे खर्च कर सकता था जैसे वो प्लेटफॉर्म का नंबर 1 टाइकून हो। सरप्राइजिंगली हवन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रही थी। उसने कन्फेस किया कि उसे खुद इसके लायक नहीं लग रहा था। एक फैन जिसने उसे कभी स्ट्रीम पर देखा भी नहीं था, उससे इतने दसियों मिलियन उसके बैंक अकाउंट में आ गए थे जो उसे असहज कर रहा था। चिंग चिंग ने उसे कहा कि अब तो जाग जाओ और इस गॉड सेंड डोनेटर की कद्र करो। चिंग चिंग खुद भी उस जनरस बिग ब्रदर के करीब जाना चाहती थी। उसने हावन से उसकी यूजर आईडी ली और बेझिझक उस बड़े टिपर को एक प्राइवेट मैसेज भेज दिया। जैसे ही उसने सेंड किया, शिंग वांग का फोन नोटिफिकेशन के साथ चमक उठा। जब रिंगटोन बजी तो लड़कियां सस्पिशियस होकर पीछे देखने लगीं। ये स्ट्रीमिंग ऐप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, इसलिए ये काफी बड़ा कोइंसिडेंस लग रहा था। होवेन को भी लगा कि शिंग वांग का इस पूरी सिचुएशन से कुछ कनेक्शन हो सकता है। उसने डिनाई करने की कोशिश की कि वो बिग ब्रदर नहीं है, लेकिन कोई बिलीवेबल कवर स्टोरी तैयार ना होने की वजह से उसे झूठ बिलीवेबल बनाना मुश्किल हो रहा था। शिंग वांग ने क्लेम किया कि वो बस अलग अलग बिजनेसेस के प्राइवेट मैसेजेस से डील कर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले ही उसने मिलियंस खर्च किए थे और बिग ब्रदर बनने के लिए इंसान के पास कम से कम बिलियंस होने चाहिए। इस रीजनिंग का यूज करते हुए शिंग वांग ने प्रिटेंड किया कि वो मिनटों में करोड़ों खर्च करने की हैसियत नहीं रखता। चिंग चिंग ने भी ये बात नोटिस की कि बिग ब्रदर वांग और शिंग वांग के नाम में काफी सिमिलैरिटीज हैं। टॉपिक चेंज करने के लिए और दिन को रैप अप करने के लिए हावन ने उसे ऑफर किया कि वो उसे घर छोड़ देगी, क्योंकि वो एल्हो न्यू सिटी के पास रहता था जो उसके रास्ते से काफी दूर था। लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो बस एक कैब ले लेगा। उनका घर जाने का प्लान तब अचानक से इंटरप्टेड हो गया जब एक ड्रंकन आदमी क्लब से स्टम्बलिंग करते हुए बाहर आया और पूरे सीन में एक टेंस एटमॉस्फेयर पैदा कर दी। हावन की डिफीटेड रिएक्शन देखकर लग रहा था कि वो इस आदमी को पहले से जानती थी। असल में हर कोई इस आदमी को जानता था। वो शिंगवांग का पुराना बॉस था। उस आदमी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि अनएम्प्लॉयड लोगों को बार्स में नहीं आना चाहिए और औरतों पर निर्भर होकर पैसे नहीं खर्चने चाहिए। हावन ने तुरंत जवाब दिया कि आज रात वो सब लोग शिंग वांग पर डिपेंड कर रहे थे डिनर और ड्रिंक्स के लिए। ड्रंक बॉस ये सुनकर हैरान हो गया। उसे ये बात पूरी तरह से रिडिकुलस लगी। उसने हावन की बात को इस तरह लिया जैसे वो शिंग वांग की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। ड्रंक बॉस ने आर्ग्यू किया कि सबका बिल किसी मिस्टीरियस पर्सन ने पे किया है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि शिंग वांग ने लड़कियों को ड्रिंक्स के लिए ट्रीट किया हो। उसने शिंग वांग को बार बार पुअर मैन कहकर बुलाया, जो सिर्फ मीठी बातें करके औरतों को इंप्रेस करता था। चिंग चिंग ने भी इंटरवीन किया और इंसिस्ट किया कि शिंग वांग ने सच में सबको ड्रिंक्स पर ट्रीट किया था। ड्रंक बॉस ने तुरंत उस पर गुस्से से चिल्लाया और कहा कि उसे चुप रहना चाहिए। उसने चिंग चिंग को बोला कि वो थोड़े से फैंस पाने के बाद खुद को ज्यादा समझने लगी है, जबकि वो सारे फैंस फेक हैं। ये कमेंट सुनकर केयरफ्री चिंग चिंग चौंक गई।
और थोड़ी कंफ्यूज्ड भी हो गई, जिससे उसकी वल्नरेबिलिटी साफ नजर आने लगी। उसे हार्श तरीके से ये एहसास दिलाया गया कि उसकी सक्सेस पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं थी और इसने उसकी कॉन्फिडेंस को हिला दिया। ड्रंक बॉस ने प्राउडली रिवील किया कि कंपनी ने चिंग चिंग की प्रमोशन पर काफी पैसा खर्च किया है, यहाँ तक कि फेक फॉलोअर्स भी खरीदे हैं। उसने बस अपना मेकअप किया है, जबकि उसने कोई भी एड डील सिक्योर नहीं की। एसेंशियली चिंग चिंग एक लॉस मेकिंग एसेट थी, अनलाइक हावन जो एक ही रात के डांस से एजेंसी के लिए मिलियंस कमा सकती थी। बॉस ने बिना रुके सजेस्ट किया कि चिंग चिंग को अपने ट्यूटोरियल्स में कम कपड़े पहनने चाहिए, बजाय इसके कि वो प्योर होने का नाटक करे। शायद वो डांस स्ट्रीमर की तरह भी कुछ कर सकती है। जहां तक हावन की बात थी, उसने उसे टीवी ड्रामा में स्पोर्टिंग रोल का ऑफर दिया और कहा कि अगर वो उसके साथ एक रात बिताएगी तो वो ये काम करवा सकता है। इससे पहले कि ड्रंक बॉस हावन के करीब आ पाता, शिंग वांग ने जस्टिस के सेंस से भरे हुए उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। पावर स्ट्रगल साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसने अपने पुराने बॉस की आंखों में आंखें डालकर उसे बताया कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए। अनॉयड, बॉस ने उसका हाथ झटक दिया और शिंग वांग को लोवाई बुलाया, जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसने मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या वो हावन को वो सारी रिसोर्सेज दे सकता है जिसकी उसे जरूरत है, जब खुद उसके पास वो नकली एलवी बैग है जिस पे लोगो छपे हुए हैं। शिंग वांग उस ड्रंक की बकवास सुनकर अनॉयड हो गया था, तो उसने उसे सीधा बोल दिया, गेट लॉस्ट। हावन ने उसके डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशन को देखा और एक स्पार्क महसूस किया। वो बिल्कुल किसी नाइट इन शाइनिंग आर्मर जैसा लग रहा था। उसने भी खुद के लिए आवाज उठाई। उसकी आवाज स्टेडी थी और आंखों में गुस्सा, जब उसने धमकी दी कि अगर उसे फिर से हैरेस किया गया तो वो कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी। मैनेजर ने उसकी धमकी सुनकर हंस दिया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें अभी 1 साल बचा है। अगर उसने अर्ली टर्मिनेशन की कोशिश की तो उसे 10 मिलियन का पेनल्टी देना होगा। आज रात की कमाई और उसके पिछले सेविंग्स से वो आसानी से इतना पे कर सकती है। ये जानते हुए मैनेजर ही और गुस्से में आ गया। उसने इन्फ्लुएंसर्स को मॉडर्न डे कोर्टिसंस बुलाया, ये दावा करते हुए कि वो आर्ट नहीं बल्कि अपने शरीर बेच रहे हैं। उसने कहा कि उसे फेक प्यूरिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ये भी कहा कि भले ही वो पेनल्टी पे कर दे, कंपनी हावन को कभी नहीं छोड़ेगी। कोई भी पैसे की ऐसी मशीन को नहीं छोड़ेगा जो लगातार कमाई ला रही हो। अगर उसने रेजिस्टेंस किया तो उसने धमकी दी कि उसे ब्लैकलिस्ट कराना इंडस्ट्री में बहुत आसान होगा, बस एक शब्द से। शिंग वांग ने स्ट्रगलिंग हावन की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने प्रोक्लेम्ड किया कि अगर वो कंपनी नहीं छोड़ सकती तो कोई बात नहीं, वो मियाओ मियाओ मीडिया खुद खरीद लेगा। अगर ऐसा हो गया तो कंपनी से जाने वाली हावन नहीं, बल्कि ये लिचरस मैनेजर ही होगा। यंग मैन की सीरियसनेस ने मैनेजर ही को सोबर कर दिया। फिर उसकी गंदी मुस्कान ने उसकी असली फीलिंग्स दिखा दी। उसने शिंगवांग को पोक करना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी इंसान से नहीं, किसी इंफीरियर चीज से बात कर रहा हो। उसने सार्केस्टिकली रिटॉर्ट किया कि वो उस बेवकूफ गरीब का इंतजार करेगा कि वो पैसे बचाकर कंपनी खरीदने के लिए आए। उसने बातचीत को एक गंदे स्पिट के साथ खत्म किया और वापस बार के अंदर चला गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई और उसके सामने शो ऑफ करे, लेकिन डैमेज हो चुका था। पहले वाली चिंग चिंग की एंथुजियाज्म अब ड्रेड और कंफ्यूजन में बदल चुकी थी। वो सोचने लगी कि क्या उसके सारे व्यूअर्स सच में फेक थे, सिर्फ बॉट्स और पेड वॉचर्स। हावन ने देखा कि उसकी दोस्त एक खतरनाक रास्ते की ओर बढ़ रही थी। चिंग चिंग को अपने लाइव स्ट्रीम फैंस बहुत पसंद थे। वो उन बिग शॉट्स को भी अप्रिशिएट करती थी जो उस पर पैसे फेंकते थे, और ये सोचकर कि कंपनी इसके पीछे है, वो सब कुछ क्वेश्चन करने लगी। थैंकफुली हावन, उसकी दोस्त, वहां थी उसे रियलिटी में वापस लाने के लिए। चिंग चिंग के मेकअप स्ट्रीम्स को देखने वाले बहुत से लोग थे। वो बस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि वो सब कुछ कंपनी के कारण हुआ ताकि वो ओबीडियंट बनी रहे। हावन को उस स्कमबैग की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चिंग चिंग को थी। शिंग वांग ने देखा कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को कंसोल कर रही थीं। हावन ने उसे धन्यवाद कहा उस मैनेजर ही के खिलाफ खड़े होने के लिए। चिंग चिंग ने भी अपनी ओर से चीजें क्लैरिफाई की, भले ही उन्होंने मैनेजर को नाराज कर दिया। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि कंपनी अपने टैलेंट्स को इतना नीचा समझती है। चिंग चिंग अब खुद पर तरस खाने से थक चुकी थी और बेहद गुस्से में थी। हावन ने शिंग वांग की तरफ मुड़कर कहा कि वो बस एक पुराने कोलीग हैं और उसे उसके लिए ऐसे खड़े होने की जरूरत नहीं थी। उसने ब्राइटली मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, उसे उस हरामखोर बॉस से पहले से ही चिढ़ थी, तो एक बार एक्सप्लोड करना अच्छा था। हावन भी मुस्कुरा दी। धीरे धीरे उस यंग आदमी का चार्म समझ में आने लगा। ये अभी भी अनश्योर था कि उन्हें दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने उसे शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि शिंग वांग अब जब वो खुद के पैरों पर खड़े रहा है तो वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। उस रात कोवर्कर्स काफी करीब आ गए थे। जब उन्होंने अपने गुड बाइज एक्सचेंज किए तो उन्होंने एक दूसरे के हाथ शेक किए। दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन गया था। हावन और चिंग चिंग वापस घर जाने के लिए चली गई। शिंग वांग को सड़क के किनारे छोड़ दिया गया, क्योंकि उसने इंसिस्ट किया कि वो खुद कैब लेगा। वो इतने फोकस में था रॉकेट्स भेजने पर कि उसके बिग ब्रदर होने की पहचान ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन साउंड से रिवील हो जाती। दिन के अंत तक
उसका बैंक अकाउंट बैलेंस 109 मिलियन युआन तक पहुंच गया था। इस रफ्तार से वो जल्द ही अरबपति का दर्जा तक पहुंचने वाला था। इस मैसिव लीप को सेलिब्रेट करने से पहले उसने घर वापस जाने के तरीके ढूंढे। ट्रेन की टिकट लेना बहुत नॉर्मल होता, तो उसने फ्लाइट बुक करने का फैसला किया। प्लेन टिकट्स काफी महंगी थीं, भले ही वो बस एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी। जो ग्रीन ट्रेन उसने पहले ली थी वो बस 300 युआन से थोड़ी ज्यादा थी, तो प्लेन टिकट्स के प्राइस टैग्स देखना काफी शॉकिंग था। शिंगवांग ने साई किया और बुकिंग कॉन्फर्मेशन पे टैप कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन पे अब स्प्लर्ज करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेहा एयरलाइंस ने उसके पॉकेट से 4,000 युआन स्कैम कर लिए, लेकिन इससे उसका राइड घर तक स्मूदर रहेगा। साथ ही सिस्टम ने उसे फर्स्ट क्लास चॉइस सिलेक्ट करने के लिए 10,000 का बोनस भी दिया। आज रात के लिए शिंग वांग सीधे डोरम रूम में गया, थोड़ा आराम करने के लिए। इस इवेंटफुल नाइट के बाद उसकी पीसफुल रेस्ट सुबह देर तक खिंच गई। वो बेड से सीरीनली चिपका रहता अगर उसकी लैंडलेडी की इरिटेटिंग आवाज ने उसे जगह नहीं दिया होता, जो रेंट पेमेंट मांग रही थी। उसकी आवाज सुनकर ही शिंगवांग का शरीर डिस्ट्रेस और अनोयंस में उठ खड़ा हुआ। यह हर महीने ऐसा ही होता था, रेंट की ड्यू डेट से एक हफ्ता पहले। इस लैंडलेडी को पेमेंट्स के लिए नैग करने के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। वो प्रैक्टिकली इस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से ट्रॉमेटाइज था। जितना भी उसने अपने कान बंद करने की कोशिश की, सुबह 6 बजे तक उसने आखिरकार बेड से उठकर प्रॉब्लम का सामना करने का फैसला कर लिया। लैंडलेडी की नॉक्स कभी खत्म नहीं हो रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो लैंडलेडी ये बोलने लगी कि आजकल के लोग कितने आलसी होते हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। बिना उससे बात किए शिंग वांग ने जल्दी से उस क्यूआर कोड को स्कैन किया और पैसे भेज दिए। उसने एक पूरे साल का रेंट एक ही बार में दिया, जिससे स्ट्रिक्ट लैंडलेडी स्टन्ड रह गई। उसके फोन पर 10,000 युआन स्क्रिप्ट रिसीव किया गया। नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसके हिसाब से ये ब्रोक शिंग वांग के पास इतनी मनी नहीं होनी चाहिए थी। वह शक करने लगी। ट्रांसफर में एक एक्स्ट्रा 400 युआन भी था। शिंग वांग ने बस इसे सर्विस फी बताया ताकि वो एक साल तक रेंट के लिए उससे नैग ना करे। उसने एक स्लीपी यौन उसके चेहरे पर ली और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह देव के लैंडलेडी स्पीचलेस रह गई। वह उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कुछ सोचने को नहीं था। शिंगवांग को आखिरकार थोड़ी शांति मिली और उसने बिस्तर पर वापस जाने का मन बनाया। क्योंकि उसने जो फ्लाइट बुक की थी वो सुबह 10 बजे की थी, तो उसने सोचा कि वह और 3 घंटे तक बिस्तर में रह सकता है। उसके रूममेट, जो नीचे की बंक पर था, ने पूछा कि क्या वह लॉटरी जीत गया है। वह वास्तव में जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वह फिर से ड्रीमलैंड में चला गया। एक पूरे साल का रेंट और लैंडलॉर्ड को टिप देना उसके नए हाइट्स दिखा रहा था। इसके लिए सिस्टम ने उसे सैंग सिटी के स्वान बे में एक विला दिया। कितना भी स्लीपी क्यों ना हो, वो सिस्टम नोटिफिकेशन किसी को भी जगाने के लिए काफी था। उसने सिस्टम के मैसेज को ध्यान से पढ़ा ताकि सुनिश्चित कर सके कि उसने सही पढ़ा है। अब न सिर्फ उसके पास एक घर था, बल्कि उसके पास अपने नए विला की कीज भी थीं। उसका रूममेट उसे अजीब नजरों से देख रहा था। शिंग वांग ने अपने बिस्तर से उठकर लॉग इन करने की प्रक्रिया शुरू की। उसके बंकमेट ने पूछा कि वह इतनी जल्दी किस चीज के लिए जा रहा है। शिंग वांग ने दरवाजे की ओर दौड़ते हुए अपने रूममेट से बस इतना कहा कि वह आखिरकार घर जा रहा है। उसका पहला स्टॉप एयरपोर्ट था और वह थोड़ी देर तक वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह वहां बिजनेस संभालने वाला था। उसका रूमी उसके पीछे दौड़ते हुए उसे याद दिलाया कि अपना सामान पैक करना मत भूलना, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो बस घर जाने और अपनी मां के लिए एक वीआईपी हॉस्पिटल रूम का इंतजाम करने पर केंद्रित था। पिता बीमार मां के लिए सेब छील रहे थे। पिता ने बताया कि उनका बेटा आ रहा है। वह लड़का इतना एक्साइटेड था कि उसने 1 लाख युआन भेज दिए, जिसे उसने अलेज्ड तौर पर पार्ट टाइम काम से कमाया। मां चिंतित थी कि उनका बेटा इलीगल चीजों में पड़ रहा है ताकि वह इतनी राशि कमा सके। पिता बस हंस पड़े, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था। शिंग वंग, जो कि एक रिच ब्लॉन्ड गिगा चैट था, कमरे में एंट्री करते ही अपना फ्लैशी एंट्रेंस दिया। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी जब उसने पूछा कि मां कैसी हैं। वह एक अच्छा बेटा था जो नहीं चाहता था कि उसकी मां को कोई डिस्कम्फर्ट हो। उसने अपने बेटे को आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसे सिर्फ अपनी बीमारी के लिए माइनर सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन उसकी विटल्स प्रॉमिसिंग थीं। पिता ने पहले ही फोन पर यह सुनिश्चित कर दिया था। फिर भी वह पूरे रास्ते घर आए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह अस्पताल तक दौड़ कर आए हों, उनके पसीने की वजह से। जब उन्होंने अपने बेटे को छिल्ला हुआ सेब दिया तो पिता ने चिंतित होकर पूछा कि काम कैसा चल रहा है और क्या उसे लीव लेने के लिए बॉसेस से कोई समस्या हुई थी। शिंगवांग ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है। पहले तो उसके माता पिता इस ड्रास्टिक डिसीजन पर शॉक्ड हुए। कोई भी माता पिता इस तरह की प्रतिक्रिया करते, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए रेप्रिमेंड नहीं किया। उन्हें पता था कि उनका शिंगवांग हमेशा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उन्हें यह भी पता था कि उसने शहर में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वह घर पर अच्छे से आराम कर सकता है और अच्छा खा सकता है। अचानक शिंगवांग की चिंताएं उसके माता पिता के रीअश्योरिंग शब्दों के नीचे पिघल गईं। वे सच में उसकी सेफ हार्बर थे।
वे हमेशा उसके लिए समझदारी और समर्थन वाले रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या मेडिकल बिल्स सही से सेटल्ड हो गए हैं। पिता ने बताया कि कल उनके कॉल के बाद ज्यादातर उधार ली गई मनी चुका दी गई थी। वह यहां तक कि 1 लाख युआन वापस शिंगवंग को ट्रांसफर करना चाहते थे ताकि वह अपने लिए खर्च कर सके, क्योंकि आजकल के यंग मैन को कई चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। शिंगवंग ने मना कर दिया और कहा कि पिता इसे अपने खर्चों के लिए रख लें और बाकी अनपेड डेट्स को वह जल्दी से चुका देना चाहता था। यह सुनकर पिता थोड़े ऑकवर्ड महसूस करने लगे जब उन्होंने उस रिश्तेदार का जिक्र किया जिससे उन्होंने उधार लिया था। पिता के व्यवहार को देखकर शिंग वांग को पहले से ही इस कर्ज के बारे में बुरा लगने लगा। यह संभव था कि उसके पिता ने अपने अंकल से लोन लिया था और यह कोई अच्छा विचार नहीं था। उसने उस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाने का इरादा किया ताकि वह उन लोगों को तुरंत चुकता कर सके। पिता ने तर्क किया कि वह जल्दी ही उन्हें चुकता करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, इसलिए शिंग वंग को सिर्फ रिलैक्स करना चाहिए। वह जानता था कि उसका बेटा मेहनत करता है पैसे बचाने के लिए और वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे का भविष्य खराब हो। बेटे को बहस करते देखकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बीमारी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया और परिवार पर बोझ बनने का दोषी महसूस किया। उसे पता था कि उसका बच्चा शहर में कितनी मेहनत कर रहा था, फिर भी वह मेडिकल खर्चों के लिए चिंतित था। शिंगवांग की आदत थी कि वह नियमित रूप से अपने माता पिता को पैसे भेजता था, जबकि वह घर से दूर कठिनाई भरी जिंदगी जीता था। उसे रेंट, सोशलाइज और बाकी सब चीजों के लिए पैसे चाहिए थे, फिर भी वह हमेशा परिवार को पहले रखता था। मां के आंसुओं को देखकर शिंगवांग ने अपनी पूरी कोशिश की कि उसे आश्वस्त कर सके कि वह अपनी सेहत को अनदेखा नहीं कर रहा। और अब जब उसके पास एक नया ल्यूक्रेटिव पार्ट टाइम जॉब था जिसे वह सिस्टम कहता था, तो खर्चों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बिना किसी चिंता के अपनी मां का इलाज करवाने के लिए सबसे अथॉरिटेटिव स्पेशलिस्ट को भी ले सकता था। लेकिन फिलहाल वह सच में अपने अंकल के पास जाकर उस नास्टी डेट को चुकता करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वे लोगों के साथ फेवर्स पर निर्भर रहें, खासकर उनके रिश्तेदारों के साथ। अपनी मां को आश्वस्त करने के बाद शिंगवांग अस्पताल से बाहर निकला और एक ट्राइसिकल ड्राइवर का सामना किया। उसने ट्राइसिकल के पीछे कूदकर ड्राइवर से कहा कि उसे 32 हुतोंग रोड ले जाए। इंजन गरज उठा और वे खुशी से जाने लगे। पीछे बैठकर शिंग वंग ने सड़क की खराब क्वालिटी को महसूस किया। उसे याद था कि इस जगह पर सड़क की क्वालिटी इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। उसने जिज्ञासापूर्वक ड्राइवर से पूछा कि राइड इतनी बम्पी क्यों है, जबकि वहां सड़क मरम्मत प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था जो 2 साल पहले शुरू हुआ था। खैर, सरकार ने मरम्मत शुरू की, लेकिन उन्होंने इसे पहले से भी बदतर बना दिया। उन्होंने कहा कि ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर पैसे लेकर आधे रास्ते से भाग गए, जिससे सड़क टॉर्न और अनफिनिश्ड रह गई। इस स्पष्ट इनकॉम्पिटेंस और करप्शन को सुनकर शिंग वांग का गुस्सा बढ़ गया। इस जगह के हायर अप्स सच में लॉलेस थे। कहीं दूर एक गरीब क्षेत्र में चीजें हमेशा कठिन होती थीं। वह यह सोचने से रोक नहीं पाया कि अगर उसका परिवार फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता तो वह हमेशा के लिए इस हेल होल टाउन में स्टक होता। लंबी और बम्पी राइड के बाद शिंग वांग ने उस दयालु ड्राइवर को वी चैट से 5 युआन ट्रांसफर किया ताकि उसे याद दिला सके कि वे चाइना में हैं। शिंग वांग ने सामने उस लग्जूरियस हाउस को देखकर नाखुशी से देखा। वे रिश्तेदार होने के बावजूद ये लोग 100 वर्ग मीटर के मकान में रहते थे, जबकि उसके परिवार के पास केवल कुछ 2 दर्जन वर्ग मीटर का ब्रिक और कंक्रीट का घर था। अगर ये लोग उसके दादा की रिलोकेशन कॉम्पेंसेशन से सारा पैसा नहीं लेते तो उनके परिवारों के बीच इतनी बड़ी गैप नहीं होती। अब उन्हें मेडिकल खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा था। उसने अपने दांत पीसे और जोर से गेट पर खटखटाया। अचानक एक खूबसूरत युवा लड़की जिसके लाल बाल थे और कपड़े कुछ सस्पिशियस थे, गेट से बाहर आई। उसे शिंग वांग पहचानता था और वो भी उसे। उसका नाम था वांगजू, लेकिन वो पहली बार उसके चाचा के घर में क्यों थी? जब उसने ये सवाल पूछा तो वांगजू बस वहीं खड़ी रही, जैसे उसे कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा हो। लेकिन तभी शिंग वांग का चचेरा भाई भी वहां आया, जिसका चेहरा इतना पंचवर्दी था कि बस देना चाहिए था। उसने वांगजू को अपने कंधे पर लपेटते हुए घमंडी तरीके से बताया कि वांगजू अब शिंग वांग की भाभी बनने वाली है। अब शिंग वांग को उनकी रिश्तेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये देखना था कि उसका चाचा घर पर है या नहीं, ताकि वह कर्ज चुका सके और बस खत्म कर सके। वांगजू ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और सोचा कि शायद शिंग वांग इतना कोल्डली व्यवहार कर रहा है क्योंकि वह अभी भी उसकी तरफ आकर्षित है। जब उसने अपनी लड़की को अपने चचेरे भाई की ओर कोमलता से देखा तो बेशर्म चचेरा भाई ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने उसे डराते हुए याद दिलाया कि वह अब उसकी पत्नी बनने वाली है, इसलिए उसे अपनी आंखें इधर उधर नहीं घुमानी चाहिए। उसने आश्वासन दिया कि वह सिर्फ ये देख रही थी कि शिंग वांग कितना गिरा हुआ है। वह एक भी ब्रांडेड आइटम पहने हुए नहीं था।
शिंगवांग ये दावा करता है कि वह बड़े शहर में रहता है, फिर भी वह पीछे जा रहा है। वांगजू को लगता था कि गांव बहुत बेहतर है। वहां उसका पति कभी भी अडिडास और नाइकी पहन सकता था। उसका भाई तो सैकड़ों करोड़पतियों के सामने अडिडास और नाइकी पहन रहा था। बेवकूफ जोड़ा शिंग वांग को अंदर जाने देते हैं और वह अपने चाचा को शानदार लिविंग रूम में कुछ दोस्तों के साथ कार्ड खेलते हुए पाता है। चाचा ने अपने भतीजे का परिचय उसके दोस्तों से दिया और उनकी आवाज में स्पष्ट रूप से तुच्छता का संकेत था। मजे में राइडिंग करते हुए गांव के लोग पूछते हैं कि क्या शिंगवंग बड़े शहर में अच्छी कमाई कर रहा है। उन्हें पता था कि कुछ लोग बड़े शहरों में जाकर लाखों कमा रहे हैं। चचेरा भाई ने धक्का देते हुए सबको बताया कि शिंगवंग इतना सफल है कि वह महीने में केवल 5,000 युआन कमाता है, जबकि वे गांव में पुरानी औरतों को 3,000 में सुअर खिलाने के लिए रखते हैं। उसने अपने चचेरे भाई का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि उसकी बचत कितनी है। शहर में अत्यधिक किराए के चलते शायद वह सुअर खिलाने वालों से भी कम घर ले जा रहा है। शिंग वांग ने परेशान करने वाले चचेरे भाई को अनसुना किया और सीधे काम पर गया। उसने अपने चाचा से कहा कि वह कर्ज चुकाने आया है, न कि छोटे मोटे बातों में समय बर्बाद करने। लेकिन चाचा अपने कार्ड में बहुत व्यस्त था। ऐसा लगता था कि वह जीत रहा था। चाचा ने आश्वासन दिया कि उसे जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह समझता था कि शिंग वांग के परिवार के लिए यह कितना मुश्किल है। वो वैसे भी ब्याज लेगा तो ये कोई चैरिटी नहीं है। शिंगवंग ने आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने बस उसका पैसा लेने से मना कर दिया। वे सब समझते थे कि वह पैसों की तंगी में है, लेकिन हमारा लड़का अड्ढियल था। वह इस घर से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कर्ज चुकता ना हो जाए। अंत में चाचा उसकी जिद के आगे झुक गया और यहां तक कि एक किस्त योजना का प्रस्ताव दिया जब उसने अपने बेटे दाई से लाल किताब लाने के लिए कहा। चचेरा भाई दाई ने शिंगवंग को लाल किताब दी और एक पल के लिए उसने सचमुच चाहा कि उसका चचेरा भाई इस कर्ज के बारे में आराम करे। उसने विश्वास किया कि खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन चाचा ने कहा कि परिवार का कॉलेज ग्रेजुएट बहुत घमंडी है और अपने रिश्तेदारों का पैसा नहीं लेना चाहता, जबकि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कुछ ही पल बाद शिंग वांग ने अपने चाचा के खाते में 51,000 युआन ट्रांसफर किया ताकि कर्ज और ब्याज चुकता हो जाए। चाचा ने जल्दी से अपने नोकिया फोन पर अपना बैलेंस चेक किया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। लड़के ने सच में पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया। हैरान होकर उसने शिंग वैंग की ओर देखा और जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि उसने यह पैसा कहां से लिया। शिंग वैंग दरवाजे की ओर बढ़ा और बस इतना कहा कि उसने यह शहर में काम करके कमाया। चचेरा भाई दाई ने मॉक किया और अनुमान लगाया कि शिंग वंग सिर्फ अपनी मां की तकलीफ पर घमंड कर रहा है। इस समय डिग्निटी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 41,000 उनके जीवन और बचत का सवाल बन सकता था। सच है, ये कुछ दिन पहले सच हो सकता था, लेकिन अब यह मामला नहीं था। वांगजू ने अपने आदमी को अपनी बाहों में लपेट लिया और शिंग वांग को फेयरवेल देने का प्रपोजल दिया। उसने कहा कि वह चाहती थी कि वह उसके साथ किसी भी गलतफहमी को साफ कर ले, ताकि अब जब वे परिवार बन रहे हैं तो कोई अजीबता ना हो। दाई को यह आइडिया पसंद आया। वह चाहता था कि उसकी लड़की शिंग वांग को उसके औकात के बारे में बताएं। वह तेजी से उसके पीछे दौड़ी। वांगजू ने हिम्मत की कि उसे बताए कि उसे उसके लिए जो पुराने फीलिंग्स हैं उन्हें छोड़ दे, जबकि वह ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वे अब एक दूसरे को नहीं जानते। वे दोनों बचपन के दोस्त थे। वे साथ बड़े हुए और उसे पता था कि वह उसे पसंद करता था, लेकिन उसने उसे हमेशा छोटे भाई के रूप में ही देखा। जल्दी ही वह तोई से शादी कर रही थी, इसलिए सबसे अच्छा होगा कि शिंग वांग उसके प्रति अपनी फीलिंग्स खत्म कर दे। उसने उस चुड़ैल को देखा जैसे वह दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी पाल रखी हो। इस लड़की को इतनी हिम्मत थी कि वह उसे पूरा भाषण दे रही थी, जबकि वह उसकी कोई परवाह नहीं करता था। इशारा न समझने पर वांगजू आगे बढ़ी। उसने कहा कि यदि लोगों को उसके लिए उसके फीलिंग्स के बारे में पता चला तो यह उसके और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बुरा होगा। यह सामान्य नैतिकता के खिलाफ होगा। शिंग वांग अब अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश की और वांगजू की ओर देखा। उसने बस ये कहा कि वह एक बार आईने में देख ले। निश्चित रूप से वांगजू ऐसे शब्दों से गुस्सा हो गई, लेकिन शिंग वांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने स्थिति को पूरी तरह से अलग तरीके से देखा। वांगजू कभी उसकी बचपन की स्वीट हार्ट नहीं थी, बस एक दोस्त जिसके साथ वह बचपन में गोबर फेंक के मजा लिया करता था। उसे याद आया कि वह बचपन में कितनी दयालु थी और उसने उम्मीद की कि वांगजू गरीबों से नफरत नहीं करेगी और अमीरों को पसंद नहीं करेगी, बल्कि वह मेहनती और खुशमिजाज होकर सबके प्रति प्यार से पेश आएगी, भले ही उनकी दौलत कितनी भी हो। दुर्भाग्य से हकीकत में वह उसके चाचा जैसे अन्य लालची लोगों से अलग नहीं थी। अब वह यह नहीं प्रिटेंड करने वाला था कि उसे उससे नफरत नहीं थी। वांगजू ने इन शब्दों को अपनी तरह से समझा, यह मानते हुए कि वह यह कह रहा था क्योंकि उसने उसे पत्नी नहीं बनाया, इसलिए वह गुस्सा था और उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन वह उसे माफ करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह जल्दी ही उसकी भाभी बनने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि उनके बीच लड़ाई हो। पास्ट को पास्ट ही रहने दो, चाहे जो भी हो। शिंगवांग को यह जवाब सुनकर काफी हैरानी हुई। और क्या उम्मीद कर सकते थे किसी और लालची लड़की से? उसे अब इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था और वो फटाफट वहां से निकलने लगा। ये एटीट्यूड देखकर वांगजू और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने फ्रेंडली होने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका पेशेंस खत्म हो गया था और अब वो नाटक करने वाली नहीं थी। उसने तेजी से शिंगवांग के सामने खड़े होकर पूछा कि वो क्या करने का सोच रहा है। क्या सच में उसे उम्मीद है कि वो किसी काबिल बन पाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी सेकंड रेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और शहर में रह रहा है? ये सब बेकार है और चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो अपने कजिन जितना अमीर कभी नहीं बन पाएगा। वांगजू को लगता था कि उसने काफी टाइम पहले समझ लिया है कि दुनिया कैसे चलती है। अमीर लोग, जैसे उसका अंकल, आराम से आलीशान घर में रह सकते हैं, सैकड़ों स्क्वायर मीटर के घर में, खाते पीते और ऐश करते हैं, जबकि गरीब लोग जैसे शिंग वांग और उसका परिवार छोटे से अपार्टमेंट में रहकर कर्ज में डूबे रहते हैं और काम करते रहते हैं। उसके लिए चॉइस एकदम क्लियर थी। लेकिन यहां भी वो नहीं रुकी और शिंगवांग की मां के बारे में भी बात किया, जो हमेशा बीमार रहती हैं, जिससे उनकी हालत हॉस्पिटल के बिल से और भी खराब हो जाती है। न तो $5,000 और न ही $1,55,000 उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी हमेशा अच्छी बनने से परेशान हो चुकी थी और खुश थी कि वो ये सब उसके मुंह पर कह सकती थी। बेशक शिंगवांग इस छोटी चुड़ैल से काफी गुस्से में था, जिसने अपनी असली शक्ल दिखा दी थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो क्या कह रही है, जब वो सोचती है कि उसका अंकल और कजिन दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं और इस पर गर्व करती है, जैसे ये कुछ मायने रखता हो। असल में शिंगवांग और किसी को भी उसकी और उसके फ्यूचर हस्बैंड की परवाह नहीं थी। अपने बिहेवियर से उसने बस दिखा दिया कि वो एक नॉर्सिसिस्टिक पेंटेड टोड है। वांगजू के पास कहने को कुछ नहीं था और बस उसे देखकर उंगली उठाई और उसे नीचा दिखाने के तरीके सोचने लगी। लेकिन शिंग वांग उससे आगे था। उसके पास कहने के लिए कुछ और था। उसके फ्यूचर हस्बैंड के उलट वो खुद मुख्तार है, कड़ी मेहनत करता है, मेहनती और मोटिवेटेड है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है और लोगों के साथ उनके पैसे के आधार पर व्यवहार नहीं करता। ये सब उसकी कजिन के सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा अच्छा है। वांगजू को पागल बनने की बजाय खुद को शीशे में देखना चाहिए। एक और पैसे की भूखी चुड़ैल को एक्सपोज करने और उसकी जगह दिखाने के लिए सिस्टम ने हमारे हीरो को एक और घर रिवॉर्ड किया। लेकिन एक बात थी, वो घर जल्दी ही गिराया जाने वाला था। ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन शिंग वांग इससे निपटने वाला था। इस बीच वांगजू शांत होने वाली नहीं थी और उस पर उंगली उठाती रही, हर तरह की बेइज्जती करने की कोशिश करती रही। वो तंग आ गया और उसकी उंगली पकड़कर वापस उसकी तरफ मोड़ दी और उसे सलाह दी कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ इसी घर में रहे और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इस पर वो तेजी से उस पागल लड़की से दूर चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो काफी दूर निकल आया, एक कार उसके पास आकर रुकी और जाहिर सी बात है, एक कीचड़ से भरे गड्ढे से उसे छींटे पड़ गए। किसे शक था कि वो कार में उसका कजिन था? वो रुका और शिंगवांग पर हंसने का मौका नहीं छोड़ा। खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने की जल्दी में था। आखिरकार उसकी कंपनी को हाल ही में फर्स्ट सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो से ऑन ऑर्डर मिला था और अब वो टाउन में रोड्स बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था। इसके अलावा उसने शिंग वांग को जॉब ऑफर की, अगर वो चाहे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा काम मिल सकता है। शिंग वांग को तुरंत समझ में आ गया कि शहर की सड़कें इतनी खराब क्यों थीं। ये साफ था कि बेटे ने अपने अंकल की करप्शन वाली प्रतिभा विरासत में पाली थी। इस केस में शिंग वांग अपने होम टाउन की मदद करने और इन बदमाशों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के लिए तैयार था। ऐसा करने के लिए वो फर्स्ट सिटी कंस्ट्रक्शन ब्यूरो गया और टाउन में नए रोड्स के कंस्ट्रक्शन को स्पॉन्सर कर दिया, अपने कजिन की घपलेबाज रिपेयर की जगह। इसके लिए वहां के लोग उसके बहुत आभारी थे और उन्होंने वादा किया कि वो हमेशा उसकी अच्छाई को याद रखेंगे। शिंगवांग के लिए यह बस एक छोटा मोटा काम था। अब बेशक सिस्टम ने इसके लिए उसे रिवॉर्ड किया। अपने होम टाउन के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए उसे 100 घर दिए गए। यहां तक कि शिंगवांग, जो सिस्टम से मिलने वाले उदार गिफ्ट्स का आदी हो चुका था, भी शॉक्ड था। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतने सारे प्रॉपर्टीज के साथ क्या करे, लेकिन सिस्टम उसकी मदद नहीं कर सकता था। ये उसके बिहेवियर पर आधारित एक गिफ्ट था और अब उसे खुद ही डिसाइड करना होगा कि इसका क्या करे। बेशक हमारा हीरो सिस्टम को इसके लिए ब्लेम नहीं करने वाला था। 100 घर होना ना होने से तो अच्छा है ना? लेकिन फिर भी उसने नोटिस करना शुरू किया कि सिस्टम अब ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। पहले उसे छोटे छोटे अमाउंट्स मिलते थे और अब उसे सैकड़ों घर मिल रहे हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या पूरी दुनिया की दौलत उसके हाथों में आ जाएगी?
अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहा है। उसकी माँ अब ठीक हो रही है और उसकी तारीफ करती है कि मेरा बेटा कितना थॉटफुल है, वो मेरे लिए फल भी छील रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्वीट मोमेंट चल रहा होता है, उनकी बातचीत को एक डॉक्टर इंटरप्ट करता है। डॉक्टर शिंगवांग की तरफ मुड़कर कहता है कि सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही और अब उनकी सारी इंडिकेटर्स नॉर्मल आ गई हैं। हम उन्हें डिस्चार्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर शिंगवांग पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। शॉक्ड होते हुए वो डॉक्टर की तरफ मुड़कर कहता है, मेरी माँ की सर्जरी तो बस कल ही हुई थी, वो अभी रिकवरी ऑब्जर्वेशन पीरियड में है, तो आप लोग उन्हें डिस्चार्ज करने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? हम हॉस्पिटल की फीस टाइम पर भर देंगे और मैं चाहता हूं कि उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन भी कराई जाए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, डॉक्टर उसे बीच में ही टोकता है और कहता है कि मेरा मतलब ये है कि मैंने पहले ही उनका डिस्चार्ज प्रोसेस कर दिया है। फिर डॉक्टर पास खड़ी नर्स से कहता है कि वो पेशेंट की चीजें पैक करने में मदद करे। शिंगवंग का चेहरा डार्क हो जाता है, उसे अनईजी फील होने लगता है। उसकी माँ, जो उसकी चिंता को समझ रही थी, उसे पुकारती है। उसकी आवाज में कंसर्न था। लेकिन इससे पहले कि शिंगवांग जवाब दे पाता, डॉक्टर, जो अब विजिबली अनॉयड था, वो तेज आवाज में बोलता है, क्या कुछ समझ में नहीं आया? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जल्दी यहां से निकलो और दूसरों के लिए जगह बनाओ और मेडिकल रिसोर्सेज वेस्ट करना बंद करो, या फिर तुम्हें इस हॉस्पिटल से इतनी मोहब्बत हो गई है कि यहीं मरने का इरादा है। उसी पल शिंगवंग मेज पर रखे चाकू की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये देखते ही डॉक्टर चिल्लाता है कि तुमने चाकू पकड़ रखा है, क्या तुम अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो? उसे नीचे रखो, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। शिंगवांग की माँ अब घबराई हुई अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं बेटा, तुम्हें और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं अब ठीक हूँ और डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी माँ के वरीड एक्सप्रेशन को देखकर शिंगवांग का दिल नरम पड़ जाता है और वो कहता है, माँ, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, अभी आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। डॉक्टर एक फेक स्माइल के साथ बोलता है कि देखो तुम्हारी माँ समझ रही है, अच्छे बेटे बनो और उनकी बात सुनो। फिर वो नर्सेस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ध्यान रखना अच्छे से पैकिंग हो, कोई सामान या पीछे मत छोड़ना। शिंगवांग गुस्से में डोर की तरफ तेजी से बढ़ता है। कमरे से बाहर जाने से पहले वो अपनी माँ की तरफ मुड़कर कहता है, माँ, ये छीला हुआ एप्पल बर्बाद नहीं करिए और आप पहले इसे खा लीजिए। मैं किसी को भेजता हूँ आपको लेने के लिए, मुझे कुछ काम निपटाना है। ये सुनकर उसकी माँ चिंता भरी आवाज में कहती है कि शिंगवांग, उनसे लड़ाई मत करना, हम आम लोग ऐसे लोगों से जीत नहीं सकते। शिंगवांग अपनी माँ की तरफ मुस्कुराता है और सॉफ्ट टोन में कहता है कि चिंता मत करिए माँ, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो उसे रीअश्योर करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सीन अब डॉक्टर ली की तरफ शिफ्ट होता है, जो फोन पर शिंग वैंग के कजन से बात कर रहा है और वो कहता है कि मैंने सब अरेंज कर दिया है, तुम्हारे दोस्त की वाइफ अब मूव इन कर सकती है, यहाँ तक कि हल्की सी चोट भी गंभीर हो सकती है। टेंडन्स और बोन्स को ठीक होने में 100 दिन भी लग सकते हैं। शिंग वांग का कजन एक सिगरेट पीते हुए जवाब देता है कि गुड वर्क डॉक्टर ली, तुम बहुत फास्ट काम करते हो। डॉक्टर ली खुश होकर तुरंत जवाब देता है, नेचुरली हमें जल्दी करनी पड़ती है। वो शिंग वंग तो एक गरीब आदमी है, वो तुम्हारी फैमिली की जनरोसिटी से कैसे कंपेयर कर सकता है? उन्होंने तो अपनी मेडिकल बिल्स भी आधे महीने तक डिले कर दी थी। तुम्हारे फैमिली की बदौलत ही हम कॉस्ट कवर कर पाए। शिंग वांग का कजन फोन पर कहता है कि बाकी काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं बाद में तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा, तुम्हें सही तरीके से थैंक्स कहने के लिए। कॉल कट जाने के बाद उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी, क्योंकि वो अपने काम से खुश था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि शिंग वांग दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा है। वो खुद से बड़बड़ाता है, अच्छा तो ये सब ब्राइब का खेल है, तो चलो ठीक है, अब हम पैसों से खेलते हैं। शिंगवांग फिर डायरेक्टर के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर जाते ही डायरेक्टर, जो थोड़ा कंफ्यूज दिखता है, पूछता है कि तुम कौन हो? शिंगवांग काम स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पेशेंट हूँ। डायरेक्टर इरिटेटेड होकर उसे डिसमिस करते हुए कहता है, अगर तुम बीमार हो तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाओ, मैं यहाँ पेशेंट्स नहीं देखता। शिंगवांग कहता है, डायरेक्टर, मैं हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ। डायरेक्टर एक पल के लिए रुकता है, फिर उसे डिसमिसिव टोन में कहता है, ठीक है ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो फ्रंट डेस्क से कंसल्ट करो, मैं बहुत बिजी हूँ और तुम्हें यहाँ नहीं देख सकता। अचानक डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है, जैसे ही उसके दिमाग में वो शब्द रजिस्टर होते हैं। वो शिंगवांग की तरफ डिसबिलीफ में देखता है और हकलाते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें पता भी है कि एक बिल्डिंग डोनेट करने में कितना खर्च आता है? डायरेक्टर मन ही मन सोचता है, ये लड़का तो इतना ऑर्डिनरी लग रहा है, इसकी पूरी आउटफिट की कीमत शायद 200 युआन से ज्यादा नहीं होगी, और ये बिल्डिंग डोनेट करने की बात कर रहा है, क्या मजाक है? शिंगवांग डायरेक्टर के चेहरे पर शॉक देखकर कामली जवाब देता है कि मुझे पता है एक बिल्डिंग बनाने में कितना खर्चा आता है, मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है। तो क्या अब हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं? वो अपने मन में सोचता है कि आजकल किसी छोटे से टाउन में एक हॉस्पिटल विंग बनवाने में लगभग 1 मिलियन युआन का खर्च आता है। ये मेरे जैसे एक मल्टी मिलियनर के लिए मामूली बात है। मेरे गांव का फायदा और साथ ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी वर्थ वाइल लगता है। शिंगवांग कामली कहता है कि मुझे समझ में आता है कि हॉस्पिटल वार्ड में अक्सर ओवर क्राउडिंग हो जाती है और कई बार रूम्स की कमी हो जाती है, इसलिए मैं एक बिल्डिंग डोनेट करना चाहता हूँ। पहला, ताकि उन पेशेंट्स को जो सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर जगह मिल सके। दूसरा,
मैं देखना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। डायरेक्टर एक आईब्रो उठाते हुए जवाब देता है, पेशेंट्स के परिवारों की फ्रस्ट्रेशन बेड्स की कमी के कारण समझ में आती है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल पर बेबुनियाद शक करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टर अपने मन में सोचता है, तो ये इसका असली मकसद है, ये बस एक बहाना ढूंढ रहा है हमारे हॉस्पिटल को करप्शन के लिए रिपोर्ट करने का। शिंगवंग अपनी बात जारी रखता है कि मुझे पता है कि डायरेक्टर भी बेड्स की कमी की वजह से काफी प्रेशर में है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ब्राइब लेकर और अपने खास कनेक्शंस को ये रेयर बेड्स दे रहे हैं, जिससे आम पेशेंट्स को नुकसान हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। डायरेक्टर अचानक उठ खड़ा होता है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल को 10 साल से मैनेज कर रहा हूं। हमारे काउंटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कभी भी ब्राइब्स या गिफ्ट्स नहीं लेते। हम तो रेड एनवेलोप्स को भी लेने से मना करते हैं। शिंगवंग बिना किसी असर के जवाब देता है कि मेरी माँ की कल ही मेजर सर्जरी हुई है और वो अभी रिकवरी फेज में है। फिर भी आज अटेंडिंग फिजिशियन हमें डिस्चार्ज करने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि अगले पेशेंट के लिए जगह बन सके। मेरी जानकारी के अनुसार वो पेशेंट सिर्फ एक स्प्रेन्ड एंकल से परेशान है और घर पर सिंपल ट्रीटमेंट से उसकी देखभाल हो सकती है। डायरेक्टर उसे गुस्से में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ, हमारे वार्ड्स भरे रहते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते जिसने अभी अभी मेजर सर्जरी कराई हो। ये हमारे हॉस्पिटल की प्रोसीजर्स के खिलाफ है। अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज होने के लिए इंसिस्ट करता भी है तो हम उनसे लायबिलिटी वेवर साइन कराते हैं। अगर तुम कहानी बना भी रहे हो तो कम से कम उसे फैक्चुअल और रीजनेबल तो बनाओ। शिंगवंग शांत रहते हुए अपनी पॉकेट से एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकालता है और उससे कहता है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लें। डायरेक्टर चुपचाप डॉक्टर ली और शिंगवंग के कजिन के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनता है। कुछ पल की टेंस खामोशी के बाद डायरेक्टर आखिरकार बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिकॉर्डिंग फेक या एडिटेड नहीं है। हम इसके लिए ब्लेम नहीं लेंगे जब तक कोई ठोस प्रूफ नहीं होता। शिंगवंग डायरेक्टर को देखते हुए सोचता है कि क्या ये वाकई इतने बेवकूफ है या जानबूझकर इस बात को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो बिना कुछ कहे अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है और कहता है, हेलो, इंजीनियर कॉन्ग, सिटी कंस्ट्रक्शन यूनिट से। मैं काउंटी हॉस्पिटल के लिए नई फैसिलिटी बनाने पर बात करना चाहता हूँ। क्या आप डायरेक्टर के ऑफिस आ सकते हैं ताकि आप खुद डायरेक्टर से डिटेल्स डिस्कस कर सकें? हाँ, ग्रेट, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। डायरेक्टर मन ही मन सोचता है कि देखते हैं तुम ये ब्लफ कितनी दूर तक ले जा सकते हो। तभी शिंगवांग अपना फोन डायरेक्टर को देते हुए शांत मुस्कान के साथ कहता है, डायरेक्टर, हो सकता है एक बिल्डिंग यूं ही आसमान से गिरना थोड़ा अनबिलीवेबल लगे, क्यों ना आप एक बार बात कर लें? बस कुछ मिनट लगेंगे, कहीं थोड़ा जिद्दी होने से आप एक पूरी बिल्डिंग न गंवा दें। अब अनश्योर डायरेक्टर फोन उठाता है और कहता है, हेलो, ये डायरेक्टर लू है काउंटी हॉस्पिटल से। दूसरी तरफ से इंजीनियर कॉन्ग की आवाज गूंजती है, डायरेक्टर लू, आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, आपको अचानक एक फ्री बिल्डिंग मिल गई। डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है इंस्टेंटली वॉइस पहचानते हुए। वो सोचता है कि ये वाकई इंजीनियर कॉन्ग है। शॉक उसके चेहरे पर फैल जाता है। वो शिंगवंग की तरफ देखता है, अब उसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखते हुए। ये आदमी, क्या ये वाकई इतना अमीर है और फिर भी इतना लो प्रोफाइल बनाए रखता है? कुछ देर बाद शिंगवंग और डायरेक्टर एक ही सोफा पर साथ बैठे होते हैं। शिंगवंग डायरेक्टर की आंखों में देखते हुए कहता है, तो अब आपको डोनेशन वाली बात पर यकीन हुआ। चलिए अब हम रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपके हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग डोनेट कर सकता हूं तो मुझे सबूत फेक करने की क्या जरूरत होगी? डायरेक्टर कुछ कह पाता, इससे पहले ही शिंगवांग अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि और अगर एक बिल्डिंग से यकीन नहीं होता तो दो कैसी रहेंगी? डायरेक्टर की आंखें डिसबिलीफ में सफेद हो जाती हैं। शिंगवंग खड़ा होता है बाहर जाने की तैयारी में और कहता है कि मेरी कोई अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं है डायरेक्टर, बस इतना चाहता हूं कि उस केयरलेस डॉक्टर को सख्त सजा दी जाए और यहाँ के अनफेयर प्रैक्टिसेस की थरो जांच हो और ये सुनिश्चित हो कि रेगुलर पेशेंट्स को वो केयर मिले जिसके वो हकदार हैं। डायरेक्टर अभी भी शॉक में जल्दी से सिर हिलाते हुए उसकी बात से अग्री करता है। जैसे ही शिंगवंग दरवाजे की तरफ बढ़ता है, डायरेक्टर उसे पुकारता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूं? बिना पीछे देखे शिंगवंग बस इतना कहता है कि मैं तो बस एक साधारण किसान परिवार का लड़का हूं जो लोगों के लिए सही काम कर रहा है। मेरा नाम मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैसेंजर ऑफ जस्टिस लिख सकते हैं। इतना कहकर शिंगवांग ऑफिस से बाहर चला जाता है और डायरेक्टर उसे देखता रह जाता है। जैसे ही शिंगवांग ऑफिस से बाहर निकलता है, डायरेक्टर जल्दी से फोन उठाता है और उसकी आवाज गुस्से से भर जाती है और वो कहता है, अभी के अभी मुझे सबसे रीसेंट डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स लाओ। मैं जानना चाहता हूं कि सर्जरी के तुरंत बाद किसे डिस्चार्ज किया गया था। सीन डॉक्टर ली के पास शिफ्ट होती है जो एक पेशेंट वार्ड के बाहर खड़ा है। एक नर्स पीछे से उसके पास आती है और कहती है, डॉक्टर ली, डायरेक्टर बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वह जवाब देता है, ठीक है, और डायरेक्टर की तरफ बढ़ता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है जैसे ही वह डायरेक्टर के सख्त एक्सप्रेशन को देखता है। कुछ ही पलों में हम डॉक्टर ली को घुटनों पर गिरा हुआ देखते हैं। वह अपने हाथ जोड़ते हुए बेताबी से कहता है, डायरेक्टर, कृपया मुझे मत निकालिए। मेरे बूढ़े माता पिता हैं और घर पर छोटे बच्चे हैं। मैं ये नौकरी खोने का रिस्क नहीं ले सकता। डायरेक्टर उसे नीचे देखते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुम्हारे बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चे हैं, लेकिन मरीजों का क्या? उनके भी तो परिवार होते हैं।
एक डॉक्टर जो मेडिकल एथिक्स नहीं समझता, ऐसे इंसान के लिए हमारे छोटे से काउंटी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। कहीं और नौकरी ढूंढो। सीन शिंग वांग के कजन हैंग द चाई पर शिफ्ट होती है, जो पानी में अपना पैर डाले बैठा है। दोनों हंस रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, अपने पैरों को पानी में भिगोते हुए। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ मुड़कर कहती है, हनी, तुम्हारा करियर तो खूब आगे बढ़ रहा है। क्या हम जल्दी ही शहर में घर खरीद पाएंगे? हैंग द साई स्मगली मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ऑफ कोर्स। तभी अचानक एक आदमी उसकी तरफ गुस्से में बढ़ता हुआ आता है। वह हैंग डकाई को घूरते हुए कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पास हॉस्पिटल में कनेक्शंस है और तुमने डॉक्टर को ब्राइब भी किया है? लेकिन जब मेरी वाइफ ने उनसे बात की, तब अब उसे बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। उसकी इंजरी इस सब गड़बड़ी से और खराब हो गई है। वो इतनी गुस्से में है कि उसने मुझे बेडरूम में भी नहीं आने दिया। स्टार्टल्ड डकाई अपनी सीट से झटके से उठ जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो अपना कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए जल्दी से अपना फोन निकालता है और उसे उस आदमी को दिखाता है और कहता है कि रुको, शायद उन्हें पता नहीं कि तुम मेरे भाई हो। मैं कॉल करके इसे क्लियर कर देता हूँ। वह डॉक्टर ली का नंबर डायल करना शुरू करता है, मगर उसका नंबर अनअवेलेबल आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंग के घर पर 4 कुरियर गाइड बड़े बड़े बॉक्स डिलीवर कर रहे थे और ये सब उसकी माँ भी देखती हैं। वो उससे पूछती है कि आखिर केयर टेकर हायर करने और ये सारा इक्विपमेंट मंगवाने की क्या जरूरत थी और ये कितना महंगा होगा। हैंग अपनी माँ को अश्योर करते हुए कहता है कि ये सब हॉस्पिटल ने अरेंज किया है, हमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। और वो उसे बताता है कि डॉक्टर ली को करप्शन के लिए फायर्ड किया गया था और अब हॉस्पिटल हमें कॉम्पेंसेट कर रहा है, इसीलिए उन्होंने ये सब अरेंज किया है। बाद में ये सब वापस ले लिया जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी माँ भी इस बात को समझती है, मगर हैंग शिंग वांग को पता था कि उसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उसने डॉक्टर ली को पकड़वाया था, बल्कि उसने हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनने के लिए फंड किया था। लेकिन तभी उसके थॉट को एक तेज और गुस्से से भरी हुई आवाज ने रोका। वो और कोई नहीं बल्कि उसका कजन डखाई था और वो गुस्से में बोलता है कि मैंने अपने भाई के लिए हॉस्पिटल बेड खरीदी थी, जिसके लिए 10,000 से भी ज्यादा खर्च किया था, मगर तुम्हारी वजह से सब बेकार हो गया। तभी शिंगवांग की माँ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? शिंगवांग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि इस बेवकूफ ने कितनी आसानी से मान लिया कि ये सब उसका ही किया धरा था। और वो उससे एक कॉन्फ्रंटिंग टोन में कहता है कि तो ये सब तुम्हारा ही काम था और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ को सर्जरी के बाद अचानक डिस्चार्ज क्यों किया गया। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है कि मेरे ही रिलेटिव ने 10,000 रुपए खर्च किए सिर्फ मेरी माँ को हॉस्पिटल से निकालने से के लिए। दकाई चौंक गया। उसने रियलाइज किया कि उसने जाने अनजाने में अपनी पोल खोल दी थी। वो हकलाने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वही पीछे 2 कुरियर गाइड उसे घूर रहे थे, सोचते हुए कि ये आदमी कितना गिरा हुआ है। मगर डैकाई टॉपिक को चेंज करते हुए शिंगवांग से कहता है कि पहले तुम इनोसेंट प्रिटेंड करना बंद करो। अगर तुमने हॉस्पिटल में बिहाइंड द सीन्स स्ट्रिंग्स नहीं खींची होती, तो क्या हॉस्पिटल तुम्हारे लिए केयर टेकर अरेंज करता? हेंग शिंगवांग एक आर्ग्यूइंग टोन में जवाब देता है कि डायरेक्टर ली के करप्शन को पकड़वाने में मैंने हॉस्पिटल की हेल्प की थी और उन्होंने इसीलिए मुझे स्पेशली कॉम्पेंसेट किया। मगर डाकाई बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो गुस्से से फूट पड़ता है और उससे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मुझे और मेरे भाई को कनेक्शंस बनाने में कितना समय लगा। मेरे सारे रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स उसी ने इंट्रोड्यूस किए थे। हैंग दाकाई और आगे कहता है कि तुम्हें पता भी है मैंने कितने पैक्स ऑफ वाजी सिगरेट्स दिए हैं और कितना पैसा खर्च किया है। जिसे नहीं पता, वाजी सिगरेट्स एक मशहूर ब्रांड है चाइना में, जो अपनी डिस्टिंक्टिव पैकेजिंग और फ्लेवर के लिए जाना जाता है। वो आईफोन की तरह एक स्टेटस सिंबल है। फिर हैंग डाकाई कहता है कि तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना होगा। अब जब मैंने उसे नाराज कर दिया है और मुझे बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें बेयर करनी होगी। हैंग शिंगवंग एक काल्मिंग टोन में रहकर जवाब देता है कि तुम तो करोड़ों कमाते हो, तो मुझ जैसे छोटे आदमी से पैसे एक्सटॉर्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो बस 5,000 महीना कमाता हूँ। क्या मेरे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे जैसे बड़े आदमी को गिरा सकूं? दाकाई के पास इसका कोई जवाब नहीं था और हैंग शिंगवांग अपनी मां के साथ मुड़ते हुए कहता है कि शायद ये तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दुनिया में अभी भी न्याय बाकी है। ये सारी बात सुनकर डकाई को रियलाइज होता है कि शिंगवांग की तरह एक गिरा हुआ इंसान कभी इतनी ताकत नहीं रख सकता। ये तो बस उसका लक था। उसने अपने आप से कहा कि मैं बहुत डेस्परेट हो गया था और गलत फैसले कर बैठा। और वो भी उनके घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये लोग गरीब ही मरेंगे। उसी वक्त शिंगवांग भी उसे बाहर जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोचता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। फिर हंग शिंगवांग के साथ खड़ी उसकी मां चिंता करती हैं कि कहीं डकाई, जो गुस्से में था, कहीं वो फिर से रिटेलिएट न करे। हैंग शिंगवांग मुस्कुराते हुए सोचता है कि वो देखना चाहेगा कि वो अगली बार कैसे पलटवार करता है। उस वक्त डकाई अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और उसकी नजर एक फेमिलियर कार पर पड़ती है और वो सोचता है कि वो आदमी मैनेजर कंग जैसा लग रहा है। लेकिन वो फिर ये सोचता है कि आखिर मैनेजर कंग ऐसी रिमोट एरिया में क्यों ही आएंगे? शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। मगर वो गाड़ी हैंग शिंगवांग के घर के बाहर रुकती है, जिसमें मैनेजर कंग थे।
वह जल्दी में शिंगवांग के घर में घुसते हैं। उनके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल थी और उनके हाथ में एक बड़ी मछली होती है। वो बहुत खुश थे और शिंगवांग को रिस्पेक्टफुली थैंक्स करते हैं कि उसने सिटी को रोड्स और बिल्डिंग के लिए फंड दिए थे। मगर तभी शिंगवांग ने उनकी बात काटी और कहा कि अरे मैनेजर कांग, आपको क्या जरूरत थी मुझे थैंक्स कहने की? मैंने तो बस आपकी मदद करी, आपकी बंद गाड़ी स्टार्ट करने में। शिंगवांग बहुत ही ज्यादा नर्वस था। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसकी माँ को यह सारी बात ना पता चल जाए, और उसकी माँ भी काफी कंफ्यूज थी। उसने अपनी माँ से कहा कि देखिए माँ, ये बड़े बॉस लोग कितने जेनरस होते हैं कि एक छोटी सी हेल्प के लिए घर पर थैंक्स कहने चले आए। मैनेजर कंग को भी समझ आता है कि शायद शिंगवांग ने अपने पेरेंट्स से अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है, और वो भी उसके एक्ट में शामिल हो जाता है, कहते हुए कि हाँ हाँ, आपने सही बोला, मैं तो बस आपको थैंक्स कहने आया था, मगर जब मैंने आपके घर के सामने की खराब रोड देखी तो अब मैं इसे ठीक कराऊंगा। शिंगवांग मैनेजर खांग के कंधे पर हाथ रखता है और अपनी माँ से कहता है कि उसे मैनेजर कैंग को कुछ देना है, तो वह घर के अंदर जा रहा है। उसकी माँ काफी कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शिंगवांग धीरे से मैनेजर कांग से कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के सामने एक लो प्रोफाइल रखनी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को इन सब चीजों के बारे में पता चले। मैनेजर भी उनकी बात समझते हुए उसे आंख मारता है और कहता है कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा, और सोचता है कि ये कितना महान आदमी है जो अच्छे काम में भी अपना नाम नहीं चाहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैकाई किसी मिस्टर झाओ से बात कर रहा होता है अपने रोड रिपेयर प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है कि तुम्हें अब इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। डैकाई ये बात सुन के शॉक हो जाता है और अचानक से अपने कार का ब्रेक दबाता है, जिससे उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे अचानक से इस प्रोजेक्ट से क्यों निकाल दिया गया है। वो मिस्टर जाओ से प्लीड करता है और उन्हें कॉन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि हमने तो पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए एग्री कर लिया था और मैंने तो वर्कर्स को पहले से ही पे कर दिया है। अगर अब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मुझे बहुत बड़ा लॉस झेलना होगा। मगर कॉल के दूसरे ओर मिस्टर झाओ, जो कि अपने ऑफिस में बैठा था, वो डकाई से कहता है कि कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से तुम्हारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। वो उसे बताता है कि वह खुद भी एक टाइट स्पॉट में है और वो कुछ नहीं कर सकता। वो ये कहते हुए फोन काट देता है कि वो उससे बाद में बात करेगा, अभी उसके पास और भी बहुत काम है। डकाई एकदम शॉक्ड था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो इतना शॉक्ड था कि उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ एक डार्क स्माइल के साथ सोच रहा था कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मिस्टर शिंग वांग के साथ ऐसा नहीं किया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। मगर आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये भी कमेंट कर देना कि आपको किस तरह का मैनहवा देखना पसंद है। और चिंता मत करो, मैं मोस्ट ऑफ द लोगों का रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना। चलिए अब हम फिर मिलेंगे एक नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए बाय।